आज ना हम देखने वाले हैं कि जो प्रीलिम्स है उसको कैसे सॉर्टेड किया जाए। मतलब ऐसा तो नहीं है कि बिना पढ़े आप कुछ मंत्र लगाओगे और क्लियर हो जाएगा, नहीं। आपने अगर पढ़ रखा है तो कुछ चीजें जो उसको कम्प्लीमेंट कर सकते हैं, सप्लीमेंट कर सकती है। तो कुछ चीजें हैं अराउंड, ये मान लो 10-15 रूल्स तो ऐसे जो आपके बार बार काम आने वाले हैं। 90% उनके आउटपुट रहने वाला है, 5-10% हर जगह रिस्क है, उसकी तो कोई गारंटी नहीं ले सकता। रही बात ये कि अल्टीमेट आपको ये 1-1.5 घंटा इन्वेस्ट करने पे क्या मिलेगा। मिलेगा आपको 10 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन के करीब एश्योरेंस कि भैया ये ऐसे टैकल हो सकते हैं। या एक होता है ना कि हमें 100 के 100 क्वेश्चन है, 100 के 100 क्वेश्चन करने का दबाव होता है। तो एटलीस्ट ये देखने के बाद आपके मन में ये होगा कि यार 100 क्वेश्चन नहीं, मेरे लिए तो 80 क्वेश्चन है, 10-15-20 क्वेश्चन तो वही आने जो मैं अपनी कॉमन सेंस से कर लूंगा। देखो अभी ज्यादा टाइम लगा नहीं रहे, थोड़ा स्पीड में रखेंगे सेशन। और इसमें ना कुछ के तो मैंने एग्जांपल दे रखे और कुछ मैंने आपके इंटरप्रिटेशन के लिए छोड़ दिए। यूपीएससी कर रहे हो, बच्चों का खेल नहीं है, तो थोड़ा तो मैच्योरिटी, थोड़ी तो समझ दिखानी पड़ेगी। तो स्टार्ट करते हैं पहले ही पॉइंट से। पहला पॉइंट है कि जो भी इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी होगी ना, या फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी होगी, उसका अनलिमिटेड पोटेंशियल रहने वाला है। मतलब कि वो कुछ भी कर सकती है, ऐसा नहीं है कि भैया एक उसका दायरा ही है, उसी में रहने वाली। फ्यूचरिस्टिक, फ्यूचर में जाके कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल ये मान के चलो, एक पहले फोन होता था, हम छोटा वो कीपैड वाला रखते थे, आज हमारा फोन ही है, आज हम फोन से क्या क्या नहीं कर सकते। तो टाइम के साथ जो इवॉल्व होती गई तो उसका अपना पोटेंशियल भी तो बढ़ता गया ना, उसका मार्जिन भी तो बढ़ता गया ना। तो वही चीज है। तो जो भी इवॉल्विंग और फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी होगी उसका अनलिमिटेड पोटेंशियल रहने वाला है। क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। हाँ, क्वेश्चन है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जो कि अपनी जेनेटिक इंजीनियरिंग को बोला जाता है, अलाउ जीन टू बी ट्रांसफर्ड या अक्रॉस डिफरेंट स्पीसीज ऑफ प्लांट्स, फ्रॉम एनिमल टू प्लांट, फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू हायर ऑर्गेनिजम्स। तो भैया देखो, पहली बात ये है, बायोटेक्नोलॉजी को आज से 50-60 साल पहले कोई नहीं जानता था। अभी सब कुछ हो रहा बायोटेक्नोलॉजी का है। आपने कोरोना की वैक्सीन ली, वो भी बायोटेक्नोलॉजी की देन है। तो चीजें वो है कि भैया बहुत सारी चीजें हो रही है ना, तो हम एक फुल स्टॉप तो रख नहीं सकते कि भैया ये ही है, इसके अलावा ये कुछ कर नहीं सकती। आज इस मोमेंट पे नहीं करी, क्या पता फ्यूचर में करने लग जाए। तो ये अपना यूपीएससी रिस्क नहीं लेगा और अपना काम चलाएगा। तो चीजें क्या है कि भैया जो भी इसकी टेक्नोलॉजी का पोटेंशियल रहने वाला है वो ब्रॉड रहने वाला है। ब्रॉड में क्या होगा, 1 to 3 सारी की सारी भैया, चाहे वो प्लांट टू प्लांट हो, चाहे एनिमल टू प्लांट हो, चाहे माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू प्लांट हो। जैसे अपना एग्रोबैक्टीरियम है, ट्यूबरफिकेसिस और ये बहुत सारे हैं, राइबोजेंस और ये। तो वो इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है कि आपको सब कुछ पता हो, बट आप एक कॉमन सेंस लगा के ये चीज हो सकता है कि हाँ भैया फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है, इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी है, तो इसका पोटेंशियल हाई रहने वाला है। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन देखो कि माइक्रोजियल बायोटेक्नोलॉजी हैज बीन यूज्ड इन द रिहेबिलिटेशन डिग्रेडेड साइट्स बिकॉज माइक्रोजिया इनेबल्स द प्लांट्स टू। भैया ये क्या करता, मतलब ये एक बायोटेक्नोलॉजी का ही वो आ गया कि ये जो माइक्रोरिया जाल, जो भी अपनी है, ये प्रोनाउंसिएशन को माफ करना, ये इस कर देता भैया जो भी हमारी डिग्रेडेड साइट्स है उनको रिहैब कर देता है। उसका कैसे कर देता है भैया, फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है, उसका पोटेंशियल भी हाई रहने वाला है भैया, पॉजिटिव उसमें रहने वाला है, पीएच वगैरह को टॉलरेट कर लेता होगा, एसिडिक बेसिड और उन चीजों को, तो वो हो गया। उसके बाद है कि ट्रोट को रजिस्ट कर लेता होगा, इंक्रीज अब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देगा, डिजीज को आगे वो बढ़ने नहीं देगा, जो भी डिजीज है उनको बढ़ने नहीं देगा, उसको रोक के रखेगा। मतलब कहने की बात ये है कि भैया किसी को कुछ काम करने के लिए वो चाहिए मोटिवेशन, तो ये होगा ना कि मेरे को बाहर से परेशानी मत करो, ये मत करो। उसी टाइप की चीज ये है कि ये अपना अच्छा सा आउटपुट दे पाएगा। कैसे दे पाएगा वो, अब ये आउटपुट पे आप इतना श्योर कैसे हो सकते हैं? श्योर इसलिए हो सकते हो कि फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है, इवॉल्व होने लग रही है, तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव वगैरह रखेगा ही रखेगा। अगला पॉइंट है कि जितना ज्यादा लिटरेचर उतना इजी आपके लिए हो सकता है क्वेश्चन। देखो अगर वन वर्ड क्वेश्चन आ रहा है
अगर वन वर्ड क्वेश्चन आ रहा है तो आपको आता है या नहीं आता, यस और नो हो जाएगा। बट लिटरेचर है, बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स है, वो दे रखी है, तो आपका काम आसान हो जाना है। फॉर एग्जाम्पल अभी आप ये देखो, ये वाला क्वेश्चन, जो भी अपना चाइनीज ट्रेवलर रहा होगा युआन चांग, उसने अपना इंडिया विजिट किया और उसकी कंडीशंस के बारे में उसने बहुत अच्छा अच्छा जो भी लिखा होगा। तो उसने क्या लिखा, पहली स्टेटमेंट है, द रोड्स एंड द रिवर रूट्स वर कंप्लीटली इम्यून फ्रॉम द रॉबरी। आपने क्या पता, इसका भाई का नाम भी नहीं सुना रखा और मान लिया। बट ये चीज सोचो कि आपको अभी एक स्टेटमेंट दी है, इस स्टेटमेंट में हमें क्या दिया गया है कि कंप्लीटली इम्यून। भैया आज है, सब कुछ है, सीसीटीवी कैमरे हैं, अपना ड्रोन्स है, सब कुछ मान लिया, आज भी इम्यून नहीं हो पाया। इवन एक गांव, एक शहर तक इम्यून नहीं हो पाया, वो तो पूरा देश की बात कर रहा है उस टाइम की, और वो भी इतना पुराना। तो कहने की बात ये है कि आप बड़ी सी स्टेटमेंट्स में आपने एक पॉइंट पकड़ लिया, वो है ये वाला कंप्लीटली, और कंप्लीटली पकड़ते ही आपने दूसरे पढ़ने की जरूरत नहीं है। पहले वाला गलत हो गया, यहाँ से भी कट गया, यहाँ से भी कट गया, यहाँ से भी कट गया। अब जो यूपीएससी का करंट टाइम पे जो चीजें चल रही है कि स्टेटमेंट ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, उसमें तो आपको नॉलेज होनी चाहिए। बट फिर भी इस मोमेंट पे भी ये चीजें पहले 40 क्वेश्चन में काम आती थी, अब 20 क्वेश्चन तो एटलीस्ट अब भी है, तो आप उन 20 क्वेश्चन को तो ना छोड़ो ना। तो कहने की बात है, बड़ा क्वेश्चन देख के डरना नहीं है। जितना ज्यादा लिटरेचर, जितनी स्टेटमेंट्स वगैरह ज्यादा होगी, उतना हमारे लिए अच्छा है, ठीक है। अब इसकी बाद में वाली चीज है कि भैया पनिशमेंट वगैरह दी जाती थी कि आग वगैरह का वो कर दिया कि एक होता ना, आग पे चल, अगर चल पड़ा तो नहीं जला तो तू ठीक है, जहर पी, अगर पी लिया मर गया तो इसका मतलब तूने गलती की थी, अदरवाइज तेरी कोई गलती नहीं थी। इस टाइप की चीजें होती थी। और अपना वो, और जो ट्रेड्स में व्यापारी वगैरह है, उनको अपना टैक्सेस वगैरह देने पड़ते थे, ये वाली चीजें, वो तो आज भी देने पड़ते, उस टाइम पे भी देने पड़ते होंगे। और उस टाइम पे आज भी अंधभक्ति रही है कि मतलब आग पे चलो, ये चलो, आज तक भी है तो उस टाइम पे भी रही होगी, बट इम्यूनिटी तो नहीं रही होगी ना रोड्स वगैरह की, तो वो वाली चीज आ गई। अब इसी का है कि भैया जितना ज्यादा लिटरेचर उतना ज्यादा आपके लिए बेनिफिट। अभी ये इतना बड़ा क्वेश्चन दे रखा है, इस बड़े क्वेश्चन में बोल दिया कि भैया पहली बात तो इसने ना ईटीसी लगा के गेम बिगाड़ दिया। देखो क्वेश्चन है हमारा, which of the following review the independent regulators in the sector like telecoms, insurance, electricity, etc. लगा के ही हो गया कि भैया तुम ही श्योर नहीं, हम क्या श्योर होंगे। तो ये थोड़ी सी भैया स्टेटमेंट है जो नहीं होनी चाहिए थी, ठीक है, etc. फिर भी चलो ठीक है, हम जैसा भी क्वेश्चन दिया वो हम अपना पढ़ लेते हैं, करना तो पड़ेगा। वहां पे हम बैठ के इसके ऊपर तो कोर्ट केस करने से रहे, लोग तो करने लग रहे, इन पे कोई दिक्कत नहीं है। ये कमेटीज के नाम दे दिए कि भैया कोई भी रेगुलेटर्स का है, उनके ऊपर कौन अपना ध्यान रखेगा, कौन उनका ध्यान रखने वाला है। देखो अब इसमें ना दो चीजें आपका इतना बड़ा दे रखा है, मैं ये गारंटेड बोल सकता हूँ कि आपको सारी चीजों का 5 के 5 पॉइंट नहीं पता होंगे, किसी को भी नहीं पता होंगे। बट उसमें से आपको चीज ये देखनी है कि भैया मेरे को क्या पता है, मेरे को क्या है, मेरे को नीति आयोग पता है। नीति आयोग का तो काम यार बनाना है, पॉलिसीज वगैरह बनाना है, उनके ऊपर एक वो थोड़ी ना है कि बिल्कुल आंख लगा के देखो कि तूने किया या नहीं किया, वो तो उसकी है ही नहीं। दूसरा मेरे को ये पता है कि मेरा भैया फाइनेंस कमीशन है, फाइनेंस कमीशन का काम ये नहीं है, फाइनेंस कमीशन का तो ये है कि पैसे स्टेट्स वगैरह में कितने मिलने वाले, किस स्टेट्स को कितने मिलने वाले, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल जो भी हमारा वहाँ पे है वो चीजें है ना, कि इसके ऊपर। तो मेरा जहाँ पे भी 3 और 5 होगा उसको हटा दूंगा मैं, यहाँ पे 3 है ये हट गया, यहाँ पे 3 और 5 दोनों ये हट गया, 2 और 5 यहाँ पे ये हट गया, आंसर बच गया हमारा ये। इस टाइप से कर सकते हो। अब इसमें एक पॉइंट और था जो आपको ध्यान देना है, अभी एक जो ये हमारा पॉइंट है, फाइनेंशियल सेक्टर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म कमीशन। देखो कोई भी रिफॉर्म कमीशन है वो एक बार बन के हट जाती है भाई, बन गई हट गई, मतलब उसका काम खत्म हो गया, उसने अपनी रिपोर्ट दे दी, बात खत्म। वो ऐसे थोड़ी ना है कि वहां पे लगी रहेगी। अथॉरिटी वगैरह हो, एजेंसी वगैरह हो, उसका तो काम होता है देखना, मान लिया। बट एक कमीशन जो भी एक उसके लिए लगाई गई है, रिव्यू वगैरह के लिए, रिफॉर्म वगैरह के लिए, तो उसका ये थोड़ी ना होगा कि वो पूरे ही टाइम बैठी रहेगी वहां पे। उसका काम हो गया, उसने रिपोर्ट दे दी, काम खत्म भाई, तो उसका क्या ही काम। तो ये आप इस टाइप के पॉइंट है जो आप अपनी उसमें हैबिट में डाल सकते हो
कि मेरे को अप्रोच कैसे करना है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, अगला ट्रिक मान लो आप, या सजेशन या कुछ भी मान लो कि लेंथी क्वेश्चन होगा उतना ही इजीली टैकेबल होगा। लेंथी क्वेश्चन इजीली टैकेबल, देख के डर मत जाना। डरना उस क्वेश्चन से जो बिल्कुल पिन पॉइंटेड हो, भैया ये क्वेश्चन है, ये बता दो। आता तो आता, नहीं आता तो नहीं आता। वहां पे आप ABCD या कुछ भी नहीं कर सकते। अच्छा चोर ले निकल के भागा, ये वो, अच्छा पी पे लगा देता हूँ, भाई ना ना ना, आपके पास स्कोप है ही नहीं कोई भी लॉजिक लगाने का, कॉमन सेंस लगाने का। बट जो बड़े क्वेश्चन है उसमें आपका के पास स्कोप है। ये वाला भी क्वेश्चन देख लो, वही है जो मैंने पीछे बताया था, चाइनीज वाला ट्रैवलर, कि कंप्लीटली इम्यून होगा क्या यार? कंप्लीटली इम्यून तो होने से रहा कि कहीं पे चोरी डकैती ना हो, ऐसा थोड़ी ना है। तो इसमें क्या है कि बड़ा क्वेश्चन देख के डरना नहीं है। जितना बड़ा क्वेश्चन उतना आसान होता है टैकल करना, उतना ही आसान है टैकल करना। अभी आप ना बुक पढ़ते होंगे, बुक पढ़ते हो, उसमें ये चीज लिखी हो सकती है कि ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा करने से ऐसा होगा, ऐसी ही चीज लिखी होती है ना। ऐसा तो नहीं होगा ना कि ऐसा करने से नहीं होता, मतलब ये एक राजा था और उसने ये काम करवाया, ऐसे ही लिखा होता ना। ऐसे तो नहीं लिखा होता ना, एक राजा था उसने ये काम नहीं करवाया, नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं होती। तो कहने की बात है, जो बुकी स्टेटमेंट है, जर्नलाइज स्टेटमेंट है, बुकी स्टेटमेंट को ही हम जर्नलाइज बोलने लग जाते हैं। तो उसको बोलते हैं कि भैया वो ज्यादा चांसेस है ठीक होने के। कहीं से ऐसा हो सकता है कि कॉपी पेस्ट करके लिख दिया, कोई रिपोर्ट से है, रिपोर्ट से हमने कोई लाइन चुराई और लिख दी, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि जर्नलाइज स्टेटमेंट है, बुकी स्टेटमेंट है, वो चांसेस है उसके ठीक होने के। इसमें हम देखते हैं फॉर एग्जांपल नीम ऑयल, नीम ऑयल अपना नीम का पेड़, जो नीम ऑयल कैन बी यूज्ड एज ए पेस्टिसाइड टू कंट्रोल द प्लोरिफिकेशन ऑफ सम स्पीसीज ऑफ इंसेक्ट एंड मिट्स। हम अपना अगर गेहूं की टंकी वगैरह में नीम के पत्ते वगैरह डालते हैं, अगर आप गांव वगैरह में रहते हो, अगर आप थोड़ा सा भी अगर एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट है, तो नीम वगैरह एक दूसरा वो करते हैं कि नीम के पत्तों से पानी गर्म करके नहाते भी, अगर कोई हमारी स्किन एलर्जी वगैरह हो रखी हो, या फिर गर्मी वगैरह में मच्छरों को भगाने के लिए थोड़ी सी आग वगैरह करके उस पे पत्ते डाले जाते हैं कि वो भाग जाए मच्छर वगैरह, ठीक है। तो वहां से आइडिया लगा लिया। दूसरा ये है कि नॉर्मल एक कैन भी है जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैन भी है, फ्यूचरिस्टिक वो रहने वाली है, उसमें कैन भी है भाई, यूज हो सकता है, कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है। कैन भी वाला पॉइंट यूज आ गया। आगे देखो, नीम सीड्स आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ बायोफ्यूल एंड हॉस्पिटल डिटर्जेंट्स। हाँ भैया, उसकी प्रॉपर्टी है, क्या पता होता भी हो, मतलब क्या पता होता भी हो। ये है एक बुकिस या जर्नलाइज स्टेटमेंट, कोई दिक्कत नहीं है। नीम ऑयल हैज एप्लीकेशन इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। आपने देखा हो कई सारे ये साबुन वगैरह देखा हो, उसमें आता है नीम, हरे हरे कलर का। अपना स्किन एलर्जी वगैरह हो रखी हो तो यूज कर लो। रामदेव जी का बहुत अच्छा है वो वाला साबुन। अगर पतंजलि का कोई भी प्रोडक्ट अगर वो करना हो तो सबसे बेस्ट प्रोडक्ट्स में से एक है वो। दो चीजें ये देखो, तीनों की तीनों स्टेटमेंट देखोगे ना, बिल्कुल जर्नलाइज्ड है। कुछ भी ऐसा नहीं है कि पढ़ के आपको बुरा बुरा सा फील हो रहा, ऐसा पूरा फील नहीं हो रहा। इसका मतलब वो ठीक है, जर्नलाइज स्टेटमेंट है, इसलिए आपको बुरा फील नहीं हो रहा, इसलिए वो ठीक है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जर्नलाइज स्टेटमेंट है, इसलिए आपको कुछ ऑकवर्ड फील नहीं हो रहा, बुरा फील नहीं हो रहा, इसलिए वो स्टेटमेंट ठीक है। फाइन, तो ये अपना क्या आएगा, 1 2 3 काम करना। अगला पॉइंट है, जो भी गवर्नमेंट का स्टेप रहने वाला है, इनिशिएटिव रहने वाला है, वो पीपल सेंट्रिक रहने वाला है। क्या रहने वाला है? पीपल सेंट्रिक, मतलब लोगों के पास पावर जाने वाली है, या लोगों की बात होने वाली है, लोगों के भले की बात होने वाली है, ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन मान लो, या फिर उनका पार्टिसिपेशन मान लो, कुछ भी मान लो। इस पे 4-5 पॉइंट है, बट सबका समअप यही है, गवर्नमेंट जो भी इनिशिएटिव लेगी वो मतलब अपने जनता का भला करने के लिए लेगी, उसमें लोगों को ज्यादा से ज्यादा शामिल करने की सोचेगी, ठीक है। थोड़ा सा पॉजिटिव आउटलुक रखना है। और दूसरी चीजें ये भी, नॉर्मल कॉमन सेंस लगा के सोचो, यूपीएससी भी तो गवर्नमेंट ही है, एक टाइप से गवर्नमेंट की ही एक ब्रांच है, तो वो उसको बुरा थोड़ी ना दिखाएगी। उनका भी तो कुछ वो है ना कि भैया ठीक है, तुम हमारी इज्जत रखो, हम आपकी इज्जत रखते हैं। तो यूपीएससी ट्राई करती है कि कोई भी गवर्नमेंट का नेगेटिव काम ना दिखाया जाए, ठीक। तो उसी के हिसाब से कि
पीपल सेंट्रिक रहने वाला है। अभी इसमें बात किया है कि पंचायती राज सिस्टम में क्या क्या चीजें होने वाली है। पंचायती राज सिस्टम में पीपल पार्टिसिपेशन होने वाला है भैया, हाँ होने वाला, कोई दिक्कत नहीं है। पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी होने वाली है, नहीं होने वाली, उसको थोड़ा सा छूट दे रहे हैं ना। डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, इसमें भी देखो आप, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, पावर है यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और फिर पंचायत गवर्नमेंट, सरपंच को थोड़ी पावर मिल रही है, इसका मतलब डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है। तो वो क्या हो रहा है कि सारे पीपल सेंट्रिक हो गए। बट अब इसमें ये देखो कि फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन के लिए थोड़ी ना बोल रहा है ये कि भैया तुम ही अपना फाइनेंस लेके आओ, मतलब तुम फाइनेंस लेके आओ या लेके आओ, तो उसके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन नहीं डाला गया। इसलिए जहां पे भी ये चीजें हो रही है ना, पीपल पार्टिसिपेट हो रहे हैं, उस चीज में अपना ये आंसर रहने वाला है। तो जो भी गवर्नमेंट इनिशिएटिव रहने वाले हैं तो वो क्या होगा, पीपल सेंट्रिक रहने वाले, ना कि उनकी वो करने में। अब ये वाला क्वेश्चन देखो आप फिर से कि जो भी हमारा ये स्टूल ट्राइब है और उसके लिए हमारा एक्ट वगैरह निकाल दिया, अब उसमें जो भी उसका करने वाला है उसको who shall be the authority to initiate the process for determining the nature and extent of individual or community forest rights or both, कि भैया जो फॉरेस्ट राइट रहने वाले एक कम्युनिटी या एक बंदे के, उसको कौन डिटरमाइन करेगा, मतलब कौन रखने वाला है। देखो अभी इस चीज में एक चीज देखना, स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, हाँ भैया कोई ना कोई ऑफिसर होगा, ऑफिसर मतलब गवर्नमेंट सर्वेंट होगा। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर मतलब फिर गवर्नमेंट सर्वेंट, ब्यूरोक्रेट मान लो, तहसीलदार या ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, बीडीओ वगैरह मान लो। तो ये क्या हो गए, सारे ब्यूरोक्रेटिक हो गए, ब्यूरोक्रेटिक हो गए। और मतलब कहने की बात ये कि लोगों का जो मतलब एक वहां पे रहने लग रहे हैं हमारे बंदे, उनके ट्रेडिशनल राइट है या जो भी वो अपना लेके आ रहे हैं फॉरेस्ट राइट है उनके, उनको तो ये इंक्रोच कर ही लेंगे। मतलब अगर एग्जीक्यूटिव है वहां पे, ब्यूरोक्रेट्स आ रहे हैं, कहीं से भी आ सकते हैं, तो उनको थोड़ी ना पता है कि कौन क्या मायने रखता है, किसके लिए क्या कुछ। तो क्या हो गया कि वहीं के लोगों को ज्यादा पावर दी गई, भाई तुम ही सोचो क्या रहने वाला क्या नहीं। वहां पे भी एक ऐसा नहीं है कि एक ही लोग पे दे दी तो पूरी सभा पे, तो किसको दे दी, ग्राम सभा। तो मतलब कहने की बात क्या है कि जो भी गवर्नमेंट इनिशिएटिव रखने वाली है वो पीपल पार्टिसिपेशन के ऊपर फोकस करने ही वाली है। ये वाला पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो सारे मैं करवा नहीं रहा, बहुत मतलब ये 8 घंटे की वीडियो बन जाए कोई बड़ी बात नहीं है अगर सारी चीजें एक एक क्वेश्चन को मैं इसमें करने लग जाऊं, ना आपके लिए अच्छा ना मेरे लिए अच्छा। एक आइडिया होना चाहिए, जो एक बार आपने पकड़ लिया फिर आपको जरूरत नहीं है दोबारा ना ये वीडियो देखने की ना कुछ और देखने की। अब इस चीज में क्या है कि भैया जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो रिपीट हो सकते हैं, एक बार ये देख लो, अगली स्लाइड में जो मैं दिखाने वाला हूँ उसमें और ज्यादा मजा आएगा। The ideal of welfare state in the Indian Constitution is enshrined in its, ये 2013 और 2020 आई थिंक उसमें रिपीट हुआ था ऐसा का ऐसा, कि कहाँ पे है भाई, तो प्रीएम्बल में है, डीपीएसपी में है, फंडामेंटल राइट या 7th शेड्यूल, तो इसका डीपीएसपी आंसर है। और बहुत सारी इसमें थोड़ा सा प्रीएम्बल और डीपीएसपी में कंफ्यूज रहते हैं। तो नॉर्मल सी चीज है, प्रीएम्बल में तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में डला था ये, जबकि सोशलिस्टिक बिहेवियर या वेलफेयर स्टेट का तो बिहेवियर हम हमेशा से ही रखते आए हैं। और वो कैसे रखते आए, डीपीएसपी के उस पे है, उसमें लिख भी रखा है, वेलफेयर स्टेट वगैरह की बात करने भी लग रही है। एक ये है हमारा कि सत्यमेव जयते वो कहाँ से लिया गया है, तो ये हमारा मुकंद उपनिषद से लिया गया, मुकंद उपनिषद से लिया गया है। और ये तो इतनी बार रिपीट हो रखा है, इतनी बार रिपीट हो रखा है, इस मतलब शायद ही इससे रिपीटेड क्वेश्चन मैंने कहीं देखा हो। यूपीएससी में 3 बार, और जो हमारे स्टेट सर्विस कमीशन है, जो एसएससी वगैरह है या और एग्जाम हो गए वहां पे तो सैकड़ों बार। तो ये बड़ा क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो मतलब जो है प्रीलिम्स, मतलब जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो रिपीट हो रहे हैं। ये 20-25 साल पहले आया था, शायद 1998 में आया था। अगला क्वेश्चन भैया बिल्कुल सेम टू सेम दे दिया, बिल्कुल सेम टू सेम है, इवन एक मतलब वर्डिंग तक भी चेंज नहीं कर रखी। 2013 2020 2013 या 20 या 2020 या 21, ठीक है।
वर्डिंग तक भी चेंज नहीं कर रखी। और क्वेश्चन हमारा क्या है कि भैया सबसे ज्यादा महंगाई किससे हो जाएगी, सबसे ज्यादा महंगाई किससे हो जाएगी, कि अगर आप जो डेप्थ ले रखा उससे हो जाएगी, या पैसे पब्लिक से बोरो करोगे और वहां पे इन्वेस्ट करोगे और ये वो। इसका आंसर तो ये है कि अपना, अगर आप नया पैसा प्रिंट कर रहे हो और उसको मार्केट में उतारोगे तो लोगों के पास ज्यादा पैसा आ जाएगा, ज्यादा पैसा आ जाएगा तो वो ज्यादा खर्च करेंगे, ज्यादा खर्च करेंगे तो 10 रुपए वाली चीज है उसको भी 20 में लेंगे, 20 में लेंगे तो महंगाई आ जाएगी। तो कॉमन सेंस से भी हो सकता है, बट अभी वो पढ़ाने वाला एक मैं नहीं रख रहा एटीट्यूड, मैं जस्ट आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो क्वेश्चंस है या एक थीम है वो बार बार हो रही है, तो आपका ध्यान आपके लगभग ये मान लो 10 या 15 साल के तो क्वेश्चंस टिप्स पे होने ही चाहिए। बिल्कुल एग्जैक्ट रिपीट नहीं होगा बट थीम जरूर रिपीट होगी, और आपको वो करना है। अभी इसके सॉल्यूशंस है या जो भी है वो आपको मिल भी जाएंगे, करो वहां से। तो कहने की बात है कि जब भी आप जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उन पे ध्यान दो। ये है बिल्कुल बिल्कुल एक डिट्टो भाई दे रखा है। अगला पॉइंट है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले नीम ऑयल वाले क्वेश्चन में बताया था कि असर्टिव स्टेटमेंट्स है ना, वो आप पे बहुत ज्यादा चीजें आसान करने वाली है। असर्टिव स्टेटमेंट्स है वो बहुत ज्यादा काम आसान करने वाली है कि भाई बस यही ये काम कर सकता है, पूरा का पूरा कर दिया, मतलब ड्रास्टिक चेंज ले आई, सभी का सभी, मतलब ऑल मोस्ट, मतलब वो वाली जो चीजें है ना वो आपका मतलब बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। अगर मैं ये बोलूं कि कुछ लोग झूठे होते हैं, मैं एक ये बोलूं कि सारे लोग झूठे होते हैं, तो कुछ लोग झूठे होते हैं ये आप मान लोगे, बट सारे लोग झूठे होते हैं इसमें थोड़ा सा लगेगा नहीं भाई। या भी ये मैं बोल दूं कि जितनी भी ट्रिक्स मैं करवा रहा हूँ ये सारी की सारी आपके एग्जाम में ऐसी की ऐसी आ जाएगी, आप बोलोगे क्यों बना रहा है भाई। और अगर मैं ये बोलूं कि ये ना कुछ काम आ जाएगी तो ये आप एग्री भी कर लोगे। तो चीज यही है कि आपको ध्यान देना। जैसे अभी इसमें ये है, ये वाला स्टेटमेंट है कि कौन सी स्टेटमेंट्स इसमें करेक्ट है। अब इसमें ना हम ये देखते कैन वाला पार्ट, वायरसेस कैन बी कल्चर्ड इन एनी सिंथेटिक मीडियम, वायरसेस आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर बाय बायोलॉजिकल वेक्टर ओनली। जो ये ओनली है ना इसने काम बिगाड़ दिया। जो ये कैन वाला है, कैन वाला हमें अभी पता नहीं था। अभी ये कैन वाला जो पॉइंट है ना, हम वायरसेस को किसी भी सिंथेटिक मीडिया पे वो नहीं कर सकते कल्चर, यही वाला पॉइंट है आगे जाके रिपीट हुआ है 2022 में आई थी कि जो वायरसेस को हम अपना वो कल्चर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो इस वाले पॉइंट ने तो एक अलग क्वेश्चन बना दिया और इस वाले ने आपका सॉल्यूशन दे दिया। अगर आप भैया ओनली वायरसेस को ट्रांसमिट करने के बहुत सारे मेथड्स हैं, कंजुगेशन, ट्रांसडक्शन और ये वो, मेरा बैकग्राउंड वो है तो मेरे को पता है, तो उस चीज पे मतलब मैं जा नहीं रहा। और तो आपको बस बेसिक ये है कि जरूरत हुई ना कि आपको पता ही हो। तो उस चीज में क्या हुआ कि हमारा जो ये ओनली है इसने हमें बचा लिया। ओनली को हटाते ही 3 स्टेटमेंट खत्म, एक बच गई। पहले इतने आसान क्वेश्चन आते थे भाई, अभी थोड़ी चीजें गंभीर हुई है। तो डोंट वरी, उस टाइम पे कट ऑफ भी 110 रहती थी, अब 75 पे आ गई। और क्या लूटोगे भाई, 75 मतलब 40 क्वेश्चन करने आपको, ठीक, 100 में से 40। तो बहुत सारे वर्ड्स है जैसे ओनली, मोस्ट, कम्प्लीटली, ऑल, ड्रास्टिक, इस टाइप के जो भी आपको असर्टिव लगे भैया, जो दबाव दे रहा है उस चीज पे आपको ध्यान दे लेना। अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था ना कम्प्लीटली इम्यून, बस उसी टाइप की चीज। कुछ भी पॉजिटिव काम होगा उसका रिजल्ट पॉजिटिव ही होगा। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन था, अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था, हम पंचायती राज एक ग्रास रूट लेवल पे हम लोगों को दे रहे हैं, मतलब पावर दे रहे हैं, तो उससे क्या हो गया, लोग जुड़ेंगे ना। अब बाई चांस एक डीसी को थोड़ी ना पता कि सड़क कहाँ पे बननी है या गली कहाँ पे बननी है या कहाँ पे मतलब तालाब ठीक होना चाहिए या नहीं। वो तो गांव वालों को ज्यादा पता होगा ना कि क्या क्या चीजें हम ठीक करा सकते हैं और कितना करना चाहिए और क्या नहीं। यही चीजें है, हम पावर दे के तो उसका जो भी रिजल्ट रहने वाला पॉजिटिव रहने वाला है। कुछ चीज पे आप बर्डन भी नहीं डाल सकते कि भैया तू ही कर। गवर्नमेंट ऐसे थोड़ी ना बोलेगी कि तू ही, वो तो जस्ट ये बोलेगी पॉजिटिव पॉजिटिव, भाई तुम भी खुश हम भी खुश। जहाँ पे भी थोपने की ट्राई करेगी
वहां पे पंगे हो जाने हैं। हाँ, अभी जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें पढ़ो आप, पूरा पढ़ोगे इसमें पता चलेगा what are the significances of the practical approach to the sugarcane production known as sustainable sugarcane initiative। इसमें बोल दिया कि सस्टेनेबल सुगरकेन इनिशिएटिव जो हमारा है उसका क्या कुछ है, फीचर्स वगैरह ये बता दो भाई। ठीक है, सीड कॉस्ट इज वेरी लो इन दिस कंपेयर टू द कन्वेंशनल मेथड ऑफ कल्टीवेशन। भैया कुछ काम कर रहे हो तो कुछ ना कुछ बेनिफिट तो होगा ना, तो अपना सीड कॉस्ट वगैरह भाई कम होगी। ड्रिप इरिगेशन है वो भी अच्छे से किया जा सकता है इसमें। हाँ भैया पॉजिटिव स्टेप है तो पॉजिटिव ही रिजल्ट रहने वाला है। ड्रिप इरिगेशन हम क्या पानी बचाने के लिए कर रहे हैं, वैसे भी गन्ना बहुत ज्यादा पानी लेता है, ये भी क्वेश्चन आया है। अगर आपने ये क्वेश्चन अच्छे से किया होता तो आपको पता होता कि गन्ना बहुत ज्यादा पानी लेता है। और यही 2021 में आया क्वेश्चन कि वाटर एफिशिएंट क्रॉप कौन सी है, उसका आंसर शुगर था हमारा। ठीक है, तो ड्रिप इरिगेशन है वो आप पानी बचा सकते हो भैया। देयर इज नो एप्लीकेशन, भैया ऐसा हो सकता है कि कोई भी एप्लीकेशन ना हो। फिर असर्टिव स्टेटमेंट भी बोल दिया एट ऑल। क्या बोल दिया हमें कि भैया एट ऑल, नो एप्लीकेशन एट ऑल। भाई ये पंगा हो गया, तो मतलब नेगेटिव हो गया। पॉजिटिव चीज का नेगेटिव नहीं आ सकता भैया, पॉजिटिव का पॉजिटिव, नेगेटिव का नेगेटिव, तीन हटाते आंसर आ गया। बट इसमें फोर्थ स्टेटमेंट और देख लो कि इंटरक्रॉपिंग वगैरह का जो होता है उसमें हम आसानी से कर सकते हैं इस वाले मेथड में। हाँ भैया पॉजिटिव है तो कर सकते हो अपना आसानी से। तो मतलब आपने क्या ध्यान रखा, पॉजिटिव का पॉजिटिव, नेगेटिव का नेगेटिव। अगला है हमारा पॉइंट, अच्छा ये वाले पॉइंट है भैया, देखो एक मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ, मैं 3-4 पॉइंट है, अगर आपने याद कर लिए तो कर लिए, नहीं ये तो मतलब चाहे मैं 10 मिनट की क्वेश्चन करवाता रहा हूँ कोई फायदा नहीं। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसके नाम के खासकर पीछे इंटरनेशनल लगा है ना, खासकर नाम के पीछे इंटरनेशनल लगा है, तो एक टाइप का एनजीओ है, वो कोई गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन नहीं रहने वाली। फॉर एग्जांपल ये मानो अब जो गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन उनको चिल्लाना थोड़ी ना पड़ेगा भैया हम गवर्नमेंटल है, गवर्नमेंटल है, गवर्नमेंटल है, बट जो दूसरे उनको दिखाना पड़ेगा भैया हम ग्लोबल लेवल पे और ये है वो है। तो यही चीजें क्या हुई है इस वाले पॉइंट में दिखाई गई है। खासकर जैसे हम बात करें एमनेस्टी इंटरनेशनल एनजीओ टाइप है, कोई गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, वो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए उसको इंटरनेशनल वगैरह ग्लोबल लेवल पे दिखाने के लिए हमने बोल दिया। तो आपको बस ये ध्यान रखना जहाँ पे ये आने लग रहा है इंटरनेशनल, वहां पे थोड़े आपके कान खड़े हो जाने चाहिए। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन आया वेटलैंड इंटरनेशनल, ये क्या है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है? नहीं भाई, वेटलैंड इंटरनेशनल क्या है, एक एनजीओ है, ना कि इंटर गवर्नमेंटल। दो गवर्नमेंट के साथ कोई वो नहीं है मुहिम इसकी, ये तो एक टाइप का अपना एनजीओ जो साइड में होके देखती है। ध्यान रखना है जहाँ पे भी इंटरनेशनल है उसको ये दिखाने की जरूरत नहीं है, मतलब जो भी गवर्नमेंट की चीजें होती है उनको ये दिखाने की जरूरत नहीं है मैं गवर्नमेंट की ही हूँ, पर जो बाहर के होते हैं उनको दिखाना पड़ता है, जो दिखावा दूसरों को करना पड़ता है, मेन वाला तो आराम से ही रहता है। तो अगर हम पहली वाली स्टेटमेंट को एलिमिनेट कर सकते, दूसरे वाली स्टेटमेंट ये है कि फील्ड लेवल पे काम करती है, नॉलेज वगैरह को देखती है, प्रैक्टिकल नॉलेज और बेटर पॉलिसीज बनाती है। जनरलाइज स्टेटमेंट है, ठीक हो गई, जनरलाइज स्टेटमेंट है, ठीक हो गई। ये इसकी पीपीटी और पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, वीडियो क्लासेस डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आपको देख लेना है और एक एक क्वेश्चन पे खुद ध्यान देना है। एक एक लाइन पढ़ूंगा तो आपके लिए तकलीफ है क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा लग जाना है। अगला है भैया, जैसे अभी अभी मैंने ये क्या बताया था कि इंटरनेशनल है तो क्या है, एक एनजीओ टाइप का मान लो, वो गवर्नमेंटल बॉडी नहीं रहने वाली। अगर अथॉरिटी है तो वो स्टैट्यूटरी बॉडी रहने वाले, हाई चांसेस है कि किसी लॉ से बनी हो, वो किसी लॉ से वो पावर अपनी ड्राइव करती हो। ठीक है, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी लॉ से बनी है, इसलिए वो अपनी स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ रखे हैं, आपको बस ध्यान रखना है। पहला पॉइंट क्या ध्यान रखना था कि इंटरनेशनल वाला, दूसरा क्या है अथॉरिटी वाला, अब तीसरा और चौथा और बताने वाला हूँ, ये 4 पॉइंट याद रखो, काम खत्म। एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया इज एस्टेब्लिश्ड अंडर द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, नहीं पता भैया, मान लिया मैंने। दूसरा है, ये पता होना चाहिए कि इसके अंडर नहीं था, नेशनल टाइगर कंजर्वेटिव अथॉरिटी इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी। अभी अभी मैंने क्या बात बताया था कि जहाँ पे भी अथॉरिटी आए
वो हमारा क्या रहने वाला है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी रहने वाली है। फिर है क्या भैया, जो नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी है, नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी है, उसका हेड कौन है, प्राइम मिनिस्टर है। उसका हेड कौन है, प्राइम मिनिस्टर है। इसका मतलब ये वाली स्टेटमेंट भी ठीक है, इतनी तो नॉलेज होनी चाहिए अगर आपने पढ़ा है तो। आंसर आ जाएगा 2 and 3, 2 and 3 विल बी द आंसर। अभी आपको ध्यान क्या देना, देखो ये पॉइंट ऐसा नहीं है कि देखते ही क्वेश्चन हो गया, बट आपकी हेल्प कर सकता है कुछ चीजें इजी बनाने में। ये रामबाण इलाज नहीं है, इट्स नॉट ए पेनिसिया। ऐसे ही अभी मैं बताऊं आपको, अगर कहीं पे भी काउंसिल है, कहीं पे भी काउंसिल है, उसका हेड कौन रहने वाला है, चेयरपर्सन कौन रहने वाला है, मिनिस्टर, कोई भी मिनिस्टर। और आई शुड बेटर राइट चेयरपर्सन, ठीक है। और किसी भी कोई भी कमेटी है तो उसका कोई ना कोई ब्यूरोक्रेट रहने वाला है। काउंसिल का ज्यादातर मिनिस्टर और कमेटी का बोले तो अपना कोई ना कोई ब्यूरोक्रेट। अभी ध्यान ये रखना है कि ये बात हो रही है आउटसाइड ऑफ पार्लियामेंट, नहीं तो कभी आप ये बोलो सर वहाँ पे तो पार्लियामेंट में इतनी सारी कमेटी, वहाँ पे तो मिनिस्ट्री हेड है, प्राइम मिनिस्ट्री हेड है, होम मिनिस्ट्री हेड है। अरे भाई उसकी बात नहीं हो रही, साइड में उनको साइड करो, यहाँ इसकी बात करो। नॉर्मल जो है सीन उसमें क्या है, अपना कमेटी होगी ब्यूरोक्रेट, काउंसिल होगी तो मिनिस्टर। जैसे ये क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन होते हैं जो बिल्कुल छोड़ने के लिए, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि सिंगल वर्डेड कुछ है और उसमें आप रिस्क नहीं ले सकते। आता तो आता, नहीं आता तो आता है। फॉर एग्जाम्पल अभी ये देखो, फ्यू क्वेश्चंस आर meant to be untouched। अगर आता है तो कर लो भाई, अदरवाइज कुछ टच करने की जरूरत नहीं है, उड़ता तीर हो जाएगा ये। What is common to the places known as अलियार, ईसापुर एंड गंगास्तवती। अभी इसमें से भैया कौन कौन से क्या कॉमन है इसमें, देखो इसका अगर आपको पता है तो ठीक है। अगर आप अलीपुर, ये जो अलियार है, ये अलियार तमिलनाडु का एक डैम है। अगर आपने कहीं अगर न्यूज वगैरह में पढ़ा हो तो ठीक है, अदरवाइज नहीं होना था क्लिक, या आप वहाँ के रहने वाले हो तो हो सकता था। तो आपको ध्यान क्या देना भैया, ये एक डैम टाइप का वाटर रिजर्वायर है। आता तो आता, नहीं आता तो नहीं आता, आप कोई वो नहीं मार सकते। अब इसमें ना मैं हल्का सा कुछ टिप दे रहा हूँ, तो वो थोड़ा सा गौर करने लायक है कि भैया यूपीएससी ना फालतू की चीजें नहीं पूछती। यूपीएससी को खुद की भी वैल्यू पता है और आपकी भी वैल्यू पता है। तो ये डैम वगैरह पे ज्यादा थोड़ा उनका वो रहता है फोकस, और इस टाइप की चीजों पे तो उसी टाइप के ऑप्शन देती है, तो थोड़ा सा ध्यान दे लेना है। ट्रिक नहीं है, बस ये मान के चलो कि हल्का सा आइडिया लगा सकते हो। बट ये क्वेश्चन आता तो आता, नहीं आता तो नहीं आता, उसी कैटेगरी का रहने वाला है। अच्छा, अभी अगला क्वेश्चन है, कुछ भी ऐसा है कि भैया आपने देखा नहीं, आज से हजारों साल पहले क्या हुआ था। जैसे ये क्वेश्चन देखते हैं, फिर मैं पूरी बात बताता हूँ। Which of the following phenomena might have मतलब शायद उसने ये कर दिया हो, क्या कर दिया हो कि इवोल्यूशन को वो कर दिया हो। शायद तो यार कुछ भी हो सकता है, शायद में तो पॉसिबिलिटी तो है। और माइट के अगर आप इंग्लिश की बात करो तो 10% चांस होते हैं। माइट अगर ये बात करो, और मतलब चलो उस चीज पे नहीं जा रहे, तो बहुत ये है कि आराम से भी क्या पता इन्फ्लुएंस किया हो, शायद कर दिया हो। हमें क्या पता यार, हजारों साल पहले यूपीएससी का चेयरमैन था क्या वहाँ पे, नहीं था। जिसने एग्जाम सेट किया वहाँ पे था, नहीं था। आज शायद हमें वो नॉलेज ना हो, क्या पता अपना 20 साल बाद आ जाए, फिर थोड़ी ना पंगे। तो मतलब कहने की बात है कि जो हम किसी ने कुछ नहीं देख रखा तो कुछ भी पॉसिबल हो सकता है वहाँ पे। यूपीएससी ग्रे एरिया पे नहीं खेलती, यूपीएससी ग्रे एरिया में नहीं खेलती। जो उसको नहीं पता वहाँ पे वो ज्यादा रिस्क नहीं लेगी। तो इसका आंसर है बोथ 1 and 2 कि भैया उसका कुछ भी कॉन्टिनेंटल ट्रिप भी हो सकता है, ग्लेशियर साइकिल भी हो सकता है, कुछ भी उसका आंसर हो सकता है। अगला पॉइंट है जो अभी मैं थोड़ी देर पहले बताया था, जर्नलाइज स्टेटमेंट और बुकी स्टेटमेंट ज्यादातर ठीक ही होती है। वो आपको ना पता मतलब पढ़ के फील आता है यार, ये वाला तो कहीं ना कहीं बुक से ही कॉपी पेस्ट कर रखा है। जब आपकी अच्छी रीडिंग हैबिट है तो आपका और ज्यादा सेंसेस एक्टिवेट हो जाती है। एक बार ये क्वेश्चन देखते हैं हम कि भाई बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी है, उसके बारे में वो करो कि ये ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल एंड फॉरेस्ट। ठीक हो सकती है, क्या पता। इट्स ट्राइव टू कंजर्व नेचर थ्रू एक्शन बेस्ड रिसर्च, एजुकेशन एंड पब्लिक अवेयरनेस। कि जो भी ये सोसाइटी है हमारी, वो एक्शन बेस्ड एक्शन लेके अपना कंजर्व करने की और आगे नॉलेज फैलाने का काम कर रही है। ठीक है, आगे है इट्स ऑर्गेनाइज एंड कंडक्ट
जो भी कैंप्स वगैरह जनरल पब्लिक के लिए वो कर रही है। देखो नॉर्मल सी चीज है, ये वाली चीज आपको लगेगी कि कहीं ना कहीं से किसी की तारीफ ही कर रखी है किसी सोसाइटी की, और कहीं ना कहीं से कॉपी पेस्ट ही कर लिया, ये वाली चीज होगी। इसका मतलब 2 और 3 तो ठीक है ही है, 2 और 3 तो कॉमन रहने ही वाला है। बच गया एक, वो है या नहीं भैया? ये नहीं है। अगर कुछ भी होता है तो पहली बात तो ऐसा नाम नहीं होता, दूसरी बात आपने कहीं ना कहीं सुन रखा होता। ये जिस साल क्वेश्चन आया उस साल शायद ही किसी ने सुना हो, तो आपको ज्यादा मतलब सोचने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, ये 2 स्टेटमेंट्स वो करके उस पर आप 50-50% जाके रिस्क ले सकते थे, ठीक है। अगला पॉइंट है कि हर चीज में, जैसे आपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस किया, वहां पे आप हार गए तो हाई कोर्ट जा सकते हो, हाई कोर्ट में आपने कुछ किया तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट ने अगर कुछ वो दे दिया तो आप मतलब है वहां पे भी प्रोसीजर दोबारा अपील वगैरह करने के। बट मान के मतलब जनरली ये है कि आप दोबारा अपील वगैरह नहीं कर सकते, बट आपके पास एक प्रोसीजर तो ना, डिस्ट्रिक्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। ऐसा हो सकता है कि अपना इंडिया में ऐसा ना दे, एपेलेट अथॉरिटी ना बनाए, अपील का कुछ वो ही ना दे, तो भाई काम खराब हो जाना है। हमेशा मिलेगी, मस्ट, देयर विल ऑलवेज बी सम एपेलेट अथॉरिटी। तो अभी इसमें देखते हैं कि भैया इसने बोल दिया कि इंडियन पेटेंट एक्ट है, बायोलॉजिकल प्रोसेस को हम वो कर सकता है, नहीं कर मतलब कर सकता है पेटेंट। दूसरा है देयर इज नो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एपेलेट कोर्ट, नो भाई, आप अपील भी ना कर पाओ। अगर यही आप एलिमिनेट कर देते तो 2 हट गया भाई, 2 ऑप्शन खत्म है। और फिर है प्लांट वेराइटीज आर नॉट एलिजिबल टू बी पेटेंटेड इन इंडिया। अभी यहाँ पे आपकी नॉलेज काम आने वाली है, आपके 2 ऑप्शन हटने पे ये 2 चीजें काम आ गई। ये चीजें आपको ध्यान देने वाली है कि आप अपना अपील की है, होगा। और इस टाइप के 3 या 4 क्वेश्चन आ चुके हैं कि देयर इज नो अपील प्रोसीजर समथिंग लाइक दिस। तो आपको ये ध्यान देना कि हमेशा अपील का प्रोसेस तो होगा ही होगा। अच्छा, अभी ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ना जैसे अपने बड़े बूढ़ों को ना कभी भी नेगेटिव लाइट में नहीं दिखाते, ऐसे मतलब बोलते नहीं हो। यही है, यूपीएससी कभी भी किसी भी फ्रीडम फाइटर को नेगेटिव लाइट में नहीं दिखाएगा, हमेशा पॉजिटिव लाइट में दिखाएगा। और उसका ना जो भी सीवी रहने वाला है, सीवी करिकुलम बैठे या रिज्यूमे मान लो, वो अच्छा रहने वाला है। उसकी अच्छी अच्छी बातें करेंगे, हर फील्ड में उसने काम किया होगा, उसने हर फील्ड में काम किया होगा, मजदूरों के लिए भी, किसानों के लिए भी, सबके लिए। तो वहां पे उसका ये है कि हाँ भाई ठीक है। तो ऐसा है कि किसी का नाम दे दिया और उसके ऊपर आप वो बोल रहे कि इस बंदे ने इस यहाँ पे काम नहीं किया, ये वो थोड़ा डेरोगेटरी हो जाता है। तो इसलिए यूपीएससी बचती है, तो उस चीज का हमें फायदा उठाना है। फॉर एग्जाम्पल अब ये देखो, द फैक्ट्रीज एक्ट 1881 was passed with a view to fix the wages of industrial worker and to allow the worker to form trade unions। कि भैया 1881 अंग्रेजों के राज में ट्रेड यूनियन का आपको हक दे दिया, वाह। चलो देखते हैं इस बात पे। और दूसरा है एनएम लोखंडे वाज ए पायनियर इन द ऑर्गेनाइजिंग द लेबर मूवमेंट इन ब्रिटिश इंडिया। और जो एनएम लोखंडे साहब थे हमारे, वो भैया लेबर ऑर्गेनाइजेशन में अपना वो थे, मतलब पहले लोगों में से थे। हाँ भाई, अब इसको थोड़ी ना वो करेंगे भैया इनका नाम बदनाम करने के लिए, जर्नलाइज स्टेटमेंट है, बात खत्म। अब इसी पॉइंट से रिलेटेड दूसरी चीज है कि फ्रीडम फाइटर को जैसे पॉजिटिव लाइट में दिखा रहे हैं ना, तो यूपीएससी ट्राई करती है कि ब्रिटिश पुलिस या ब्रिटेन वालों को उनको नेगेटिव लाइट में दिखाया जाए, मतलब उनकी पॉलिसीज वगैरह में कहीं ना कहीं खोट निकाली जाए, कमी निकाली जाए। तो ये जो अपनी किसकी पॉलिसी है, अपना अंग्रेजों की है, चाहे लॉर्ड रिपन के टाइम में आए, बहुत अच्छे अपने गवर्नर जनरल थे, बट वाइसराय थे सॉरी, बट इतने अच्छे थोड़ी ना थे कि इंडिया वालों को इतना सब कुछ पेश करते थाली में। तो इसलिए ये थोड़ा नेगेटिव लाइट में है, क्योंकि चीजें नेगेटिव लाइट में रहने वाली है, और ये थोड़ा पॉजिटिव लाइट में है। तो पॉजिटिव लाइट वाली चीजें, मतलब फ्रीडम फाइटर पॉजिटिव लाइट में, ये ठीक हो गया, ये गलत हो गया। आ गया ना लॉजिक समझ में। यूपीएससी जो अपने फ्रीडम फाइटर है उनको हमेशा पॉजिटिव लाइट में दिखाएगी, उनके नाम पे रिस्क नहीं लेगी, डेरोगेटरी नहीं बनेगी,
और यूपीएससी जो भी ब्रिटेन वाले हैं या उनकी पॉलिसीज है उनको नेगेटिव लाइट में दिखाएगी या नॉट सो गुड पॉलिसीज दिखाएगी। ठीक है, ध्यान रखना बात। अभी वही वाली चीज है, ये सेम पॉइंट है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, यस है, यस मींस यस, नो मींस नो। गैस नहीं मारना, मतलब ये पॉइंट मैंने ये जस्ट ये बोलना है कि गैस वर्क नहीं करना भाई, आता तो आता, नहीं आता तो नहीं आता। कुछ क्वेश्चंस में स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, जैसे ये वाला स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, इसमें तो आपको चारों बराबर लगेंगे, सत्यमेव जयते। अगर आता है मुकद्दर है तो ठीक है, अदरवाइज ये 3 कौन से कुछ भी आइडिया नहीं है भाई। तो वहां पे तुक्का नहीं मारना, तुक्का मारोगे इतने % आपके चांसेस होंगे मतलब ठीक होने के, और अगर गलत हुआ तो 0.33 नेगेटिव मार्किंग, बहुत ज्यादा, मतलब इतना 1/3 0.66 नेगेटिव मार्किंग आपका सिलेक्शन होते होते भी रखवा सकती है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में रिस्क नहीं लेना, रिस्क तो लेना बट इस टाइप के स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस में रिस्क नहीं लेना। अच्छा, यही वाली चीज थी कि जैसे मैंने बताया था ना कि फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है वो अनलिमिटेड, उसका पोटेंशियल रहने वाला है, ऐसी ही है। अगर पॉसिबिलिटी है ना तो ओपन एंडेड है, कुछ भी हो सकता है पॉसिबल। मतलब अगर पॉसिबिलिटी आ ही गया तो फिर ओपन एंडेड है। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, बहुत नैनो पार्टिकल्स के ऊपर बोल दिया कि नैनो पार्टिकल क्या क्या कर सकते हैं या जो भी उनके प्रोडक्ट है उससे क्या एसोसिएटेड है। दे कैन एक्युमुलेट इन द एनवायरनमेंट एंड कंटामिनेट वाटर एंड सॉइल। भैया हाँ ठीक है, नैनो पार्टिकल है या कुछ भी चीज हो गई, वो तो यार नेचर में रहेंगे भी और उसका मतलब कंटामिनेट वगैरह भी कर सकते हैं, चाहे वो नैनो या नॉर्मल साइज पार्टिकल हो। दे कैन एंटर द फूड चेन। हाँ नैनो है, नैनो मतलब 10⁻⁹ 10⁻⁹ बहुत छोटे हैं, तो यार बहुत छोटे हैं तो कहीं ना कहीं हमने अगर देखा हो तो प्लास्टिक वगैरह हमारे खाने वगैरह में भी आने लग गया, बिल्कुल माइन्यूट उसमें अमाउंट में, बट चीजें हैं तो वो फूड चेन में इनकॉर्पोरेट हो रहा है। They can trigger the production of free radicals। अब ये चीजें जैसे नैनो पार्टिकल है, फिर वही वाली चीज है भाई, कुछ भी कर सकता है यार, वो कुछ भी कर सकता है। ओपन एंडेड स्टेटमेंट हो गई, ओपन एंडेड फील्ड हो गया, तो क्या होगा, ये कुछ भी कर देगा। बात कर तीनों स्टेटमेंट, ठीक है। ये क्वेश्चंस है ना कुछ ऐसे होते हैं कि आपका ना फ्लो बनवा देते हैं। पेपर आप अटेम्प्ट करने लग रहे, 40 नंबर 40वां नंबर क्वेश्चन आया, 43rd आ गया, 45 4-5 क्वेश्चन आपको मिले, फ्लो बन गया, मोमेंटम बन गया, उसको आप फिर कैरी ऑन कर लोगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन है, बहुत आसान है। और लिटरली यही वाली चीज, मेरा ये वीडियो बनाने का कोई ऐसा मूड नहीं था, ना ही मैं ये मतलब वो था। रिसेंटली सीडीएस बैच वाले बच्चे उनको मैं ये ट्रिक बताता था, और इस बार वहाँ पे सीडीएस का पेपर बहुत ज्यादा अच्छा बना रखा था, डिफिकल्ट लेवल का पेपर था, वहाँ पे ये चीजें काम आई। तो बोला खास करके सर ये वाली चीजें जो भी थी बहुत हेल्प कर गई, अदरवाइज नहीं होना था कुछ भी। फिर अभी उनका रिजल्ट आया, उस रिजल्ट में सिलेक्टेड हो रखे है, मतलब अब एसएसबी के लिए जाएंगे। वहां पे फील आया यार, जब उनकी हेल्प हो सकती है तो आप लोगों की क्यों नहीं, बस इसलिए कर रहे हैं। तो उनके लिए मैंने ये क्वेश्चंस नहीं थे, उनको बस एक ट्रिक्स बताई थी, ये चीजें आपको ध्यान रखनी, ये वाला किया बात खत्म। ये वाला करने में टाइम भी बहुत वेस्ट हो गया और शायद उतना इफेक्टिव है भी नहीं। मतलब ये कि आपको पढ़ना पड़ेगा, अगर इनको ही अगर एक लाइन एक वर्ड आ गया पढ़ने में तो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाना है, और टाइम की वैल्यू है। जो भी गवर्नमेंट, अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने ये पॉइंट बोला था, यूपीएससी गवर्नमेंट को थोड़ा सा सराहने वाला, उसमें नजरिए में दिखाने वाली है, थोड़ा सा उनको अपने उसमें रखने वाली है। ऐसा नहीं है कि उनको बिल्कुल ही एकदम वो कर दो कि परेशान कर दो या उनको कुछ नेगेटिव लाइट में रख दो, तो वो करने वाली है। तो जैसे ये है कि सीड रिप्लेसमेंट रेट्स है, जो भी इसकी बात हो गई हमारी में, उसके बाद है कि भैया देयर इज नो नेशनल सीड पॉलिसी इन इंडिया। पहली बात तो नेगेटिव स्टेटमेंट है, दूसरी बात है यार इतना बड़ा देश है, इतनी तरक्की करने लग रहा है, क्या कोई भी सीड पॉलिसी नहीं होगी क्या? अगर सीड पॉलिसी नहीं होती तो फिर ये बात ही क्यों कर रहे होते इतनी बड़ी बड़ी टर्म सीड रिप्लेसमेंट रेट्स वगैरह की। तो भैया पहला ही पॉइंट काटा, मतलब पहला अपनी स्टेटमेंट क्या है, गलत है।
देयर इज नो पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर। यार ये बताओ, ऐसा हो सकता है कि प्राइवेट प्लेयर खुद देना, मान लिया एटॉमिक एनर्जी है, वो एटम बम वाला अलग सीन है, वहां पे नहीं होंगे प्राइवेट प्लेयर, बट क्या नॉर्मली भी ना हो? सीड जो खेती जो था हमारा प्राइमरी सेक्टर, क्या उसमें कोई भी कंपनी नहीं होगी? तो ये भी गलत भैया। देयर इज ए डिमांड सप्लाई गैप रिगार्डिंग क्वालिटी सीड इन केस ऑफ लो वैल्यू एंड हाई वॉल्यूम क्रॉप्स। हाँ भैया, ये बांध सकते हैं, नॉर्मल सी स्टेटमेंट है कि हाँ देयर इज सम गैप। वो गैप पे तो आप भी एग्री करोगे, हम भी एग्री करेंगे कि आज भी वो चीजें वो नहीं हो पा रही डिफाइन, मतलब जो डिमांड है और सप्लाई है वो चीजें नहीं बैठ पा रही ठीक। तो ठीक है भैया, ओनली 3 आंसर है। ये चीजें ध्यान देना पड़ेगा। अभी इसी चीज से मेरे को ना एक चीज याद आई, जैसे अभी मैंने बोला ओनली 3 आंसर है, आपने एकदम क्लिक कर लिया आंसर शुड बी ये। बट जब आप कई बार क्या करते हो, जब आप साथ साथ OMR भर रहे होते हो ना साथ साथ, तो यहाँ पे 3 बोला है जो कि आंसर ठीक है, बट बी पे होना था, बट वहां पे आपका क्लिक कर गया कि 3 है, तो आप सी ऑप्शन भर दोगे और फिर जो पछताना होता है ना वो। तो ध्यान देना है। एक चीज और बता रहा हूँ इसी पॉइंट के साथ साथ, OMR भरते टाइम भाई शांति रखिए, OMR गलत मत कर देना। कितने लोगों का फ्यूचर बर्बाद हुआ इसके चक्कर में, या साल बर्बाद हुए हैं, आपको आइडिया तक भी नहीं है। तो OMR भरो तो ये मान लो आपकी पूरा एक फ्यूचर आपके हाथ में है, उसको बहुत ध्यान से। एक भी ऊपर नीचे हो गया, आप कई बार क्या होता है कि एक साथ भरते हो चीजों को, एक बार लाइन में आया एक भी मिस हुआ, गलत होती चली गई चीजें। तो आपको हमेशा, जैसे ये क्वेश्चन यहाँ पे 36 लिख रखा है, तो यहाँ पे जो भी हमारी ये है ना, पहले ये देखो 36 है, सी है, मैं भर दिया भी, ठीक है। इससे भी अच्छा मैं बताऊं, जैसे ये 36 है, ये हमारे पास 4 बबल है, उसमें अगर मेरे पास मेरे को भरना है, ये पूरा मत भरने की ट्राई करो भाई, उसको एक बिंदी लगा लो, और फिर बीच में जब भी आपके पास टाइम हो या लास्ट में या कहीं पे भी एक थोड़ा सा पानी पी लो आराम से, जहां पे भी आपने डोट लगा रखी है ना उनको आप वो कर पाओगे, मतलब आराम से कर लो, थोड़ा दिमाग भी रिलैक्स हो जाएगा, प्लस साथ में ये चीजें हो जाएगी। अब इसमें एक चीज और मैं बताता हूँ आपको कि आपको जैसे ये पूरा भर लिया मैंने पहली बार में, और फिर पता चला यार ये तो साला ये 9 वाला मिस हो गया, ये तो दिक्कत है, तो आप फिर इसको नहीं कर पाओगे। रब भी करोगे तो फिर भी नेगेटिव में ही जाएगा, आप टाइम वेस्ट करोगे, आपका मोमेंटम टूटेगा। इसलिए क्या होता है, एक बिंदी लगा लो हल्की सी, जो आपको ही पता चले, हल्की सी पेंसिल से लगा लो, कुछ भी लगा लो। एक नहीं तो ये होता है कि जो ये हमारा गोला है इसके ऊपर लगा लो, कुछ भी अलग अलग ट्रिक्स है, बट करना जरूर है। एक चीज ये है कि जब भी आप मॉक टेस्ट वगैरह दे रहे हो तो इसकी आदत डाल लो कि मेरे को गोला भरना ही भरना, अदरवाइज 2 4 5 मिनट की वहां पे ऐसी तैसी हो जाती है, आपको लगेगा कि गोला भरना है यार 1 सेकंड का काम है, भैया 1 सेकंड का काम नहीं है, 10-12 सेकंड खा जाता है। जब आप उसकी प्रैक्टिस करोगे तो 2-2 3-3 सेकंड बचाने लग जाओगे। अभी यही वाली बात है, ये गोला है, आप आउटसाइड टू इन आओगे या इन टू आउट जाओगे, यही चीज बहुत बड़ी चीज है। इसका बता देता हूं मैं, ये हमारा जो गोला है इसको आउट टू इन भरना स्टार्ट करो भैया, ठीक है। आउट टू इन क्यों? यहां से स्पिल आउट होने का डर कम हो जाता है। जब आप ये इन टू आउट भरते हो तो आपको बहुत ज्यादा कंट्रोल करना पड़ता है चीजों को, बार बार पेन रोकना पड़ेगा, इधर बार बार पेन रोकना पड़ेगा, 1-1 मिली सेकेंड, 10-10 5-5 मिली सेकेंड भी इकट्ठी होकर आपकी 40-50 सेकेंड हो जाएगी, या 1 मिनट या 2 मिनट खत्म हो जाने, जस्ट इनसाइड टू आउट या आउटसाइड टू इन जाने में इतना फर्क आ जाता है। तो उसकी प्रैक्टिस करनी है भाई आपको, ठीक है। तो कोई भी गवर्नमेंट की चीजें रहेगी, गवर्नमेंट को यूपीएससी थोड़ा पॉजिटिव लाइट में ही रखती है, तो वो आपको ध्यान रखना है। कभी कभी तो लिया है मजा यूपीएससी ने भी, बट बहुत कम। आपको ना लॉयर नहीं बनना है। अब ये कोई ये मत बोल देना कि सर ये लॉयर इस लिख रखा है, ये तो कोई वर्ड ही नहीं होता भाई, फील समझो, ठीक है। लॉयर नहीं बनना है, जस्ट एक जो फर्स्ट अटेम्प्ट वाला स्टूडेंट है उसके हिसाब से सोच के देखो, आराम से, ज्यादा मतलब उसकी बाल की खाल नहीं निकालनी है, बिल्कुल आराम से बैठो, आराम से सोचो, काम करो। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, जैसे शेड्यूल है, बहुत बार रिपीट होते रहते हैं कि ये शेड्यूल है भैया हमारा एंटी डिफेक्शन कौन सा शेड्यूल है। अब आपको पहली बात तो ये शेड्यूल सारे याद हो जाने चाहिए, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम,
याद होगा। अच्छा, ये एक ट्रिक है जो शेड्यूल्स याद करवाती है। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, ये टी से टेरिटरी है, ई से इमोलेट्स है मतलब सैलरी वगैरह है, ए से अफर्मेशन ओट्स वगैरह है, ये राज्यसभा से रिलेटेड, ये शेड्यूल एरिया से रिलेटेड, ये अदर शेड्यूल एरिया जो भी असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम उससे रिलेटेड, ये फेडरल स्ट्रक्चर से रिलेटेड। मतलब इस पे एक नंबर डाल लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 7वां वाला फेडरल से रिलेटेड, 8वां हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज से रिलेटेड, 9वां हमारा लैंड रिफॉर्म्स वगैरह से रिलेटेड और 10वां हमारा एंटी डिफेक्शन, 11वां पंचायत और 12वां म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से रिलेटेड। ये बड़ा मतलब याद होना चाहिए। इस पे 2-4 मतलब 5-6 बार क्वेश्चन आ चुके हैं, तो ये याद है। तो अब इस पे ना कई बार क्या होता है यार, इतना आसान थोड़ी ना क्वेश्चन पूछेगा, एंटी डिफेक्शन का ही पूछेगा यार, ना 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 इतना आसान नहीं होता ना, कुछ तो गलती होगी यार, ये कर दो कांड भाई। यार एंटी डिफेक्शन बात खत्म, 10वां बात खत्म, एंटी डिफेक्शन 10वां बात खत्म, पंचायती राज 11वां बात खत्म, 7वां फेडरलिज्म से रिलेटेड है बात खत्म। वो बस है तो है, अब उसमें सोचना नहीं है आप, बट वहां पे लॉयर बनने की सोचोगे। अब ये है कि भैया ये वाला क्वेश्चन है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी किस में इंक्लूड कर रखा है। अब उस चीज में आपका पहली बात तो ये है कि आपको प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज, ये सारी टिप्स पे होनी चाहिए, ठीक है, याद है, बात खत्म। अभी आपको ये पता होना चाहिए 44 क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड है, ये जैसे बोल रखा है, ये आर्टिकल 50 है कि इंटरनेशनल पीस वगैरह की हम बात करेंगे और ये वो, बात खत्म यार। अब उस चीज में ही होता नहीं यार, इतना आसान तो ना पूछेगा। और बहुत सारे रीजन है, मतलब कहने की बात आपको मेरा ये है कि बाल की खाल नहीं निकालनी, इजी है, इजी बना के रखो, बात खत्म। ओवर थिंकिंग यही पॉइंट है, ज्यादा सोचना नहीं है, जितना आता उतना मोर देन सफिशिएंट है। आप मोर देन सफिशिएंट हो इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, तो फालतू सोचना नहीं है, फालतू सोचते ही मारे जाओगे। आपके पास 120 मिनट है और 5-7 मिनट फॉर्मेलिटी में मान लो, 110 मिनट मान लो, 110 मिनट है, उसमें से 10 मिनट आप मान के चलो कि बबल फिलअप करने में जाएगी, 100 मिनट 100 क्वेश्चंस, उसमें फालतू सोचने का नहीं होता, कहीं पे ज्यादा टाइम लगेगा, कहीं पे कम लगेगा, बट आपको क्विक थिंकर बनना है। हाँ, जैसे ये वाला क्वेश्चन है कि कभी कभी ना आपका हिंदी हेल्प कर देती है। एक क्वेश्चन था मेरे को वो मिला नहीं और ध्यान आ रहा है, बट वो दिमाग में चलता ना कई बार, बट मिले ही ना चीजें, तो मैंने ये वाला क्वेश्चन डाल दिया। ये इतना अच्छा नहीं है जितना वो था, उसमें ये था कि टैक्स का 20वां हिस्सा या छठा हिस्सा, उसमें लिखी मतलब नाम से ही पता चल रहा था कि जा रहा है भाई, 3/4 या कुछ इस टाइप का था। अभी वो मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, बस दिमाग में घूम रहा है, तो बस बट आपको थोड़ा सा फील कराने के लिए मैंने ये वाला क्वेश्चन रख दिया। समटाइम्स हिंदी हेल्प्स, ये वाला क्वेश्चन है, इबादत खाना इस टाइप का, आप पढ़ के भी फील आ रही है, बट यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, इबादत इबादत तू ही इबादत तू ही दुआ, इस टाइप के गाने वगैरह की भी लिरिक्स है, तो बढ़ेगी बात। इबादत मतलब आप प्रार्थना वगैरह करने लग रहे हो, कुछ इस टाइप की चीज आ गई, फील आ गई, तो चीजें बढ़ेंगी। अब इस चीज में मैं ये बताता हूँ कि हेल्प कैसे कर रहा है भैया। द मॉस्क फॉर द यूज ऑफ रॉयल फैमिली, अगर कुछ ऐसी मॉस्क वगैरह होती तो कहीं ना कहीं तो नाम सुन ही लिया होता कि मतलब जैसे जामा मस्जिद है और ये वो, तो नहीं भाई। दूसरा है अकबर प्राइवेट प्रेयर चैम्बर, यूपीएससी या किसी भी बुक को इतना इंटरेस्ट नहीं होगा पर्सनल लाइफ में, ठीक है। फिर है कि भैया कोई हॉल वगैरह था जिसमें अपना बैठ के डिस्कशन करते थे मतलब और धर्मों के बारे में। और फिर ये है कि भैया ये वाला भी है कि ये स्कॉलर से बात होती थी, ये नोबल से बात होती थी। नोबल्स ये मान लो एक धर्म के धर्मगुरु टाइप का मान लो, स्कॉलर्स हो गए उसके ज्ञाता मान लो, उसको नॉलेज वाले बंदे मान के चलो। ये वाली स्टेटमेंट दोनों एक टाइप की लग रही है। अच्छा, ये वाली इसमें ये है कि कई सारे लोग इकट्ठे होते थे उस कमरे में इसके ऊपर डिस्कस करने के लिए, और यहाँ पे क्या होता था कि अकबर डिस्कस करता था। तो अगर अगर वो हो नॉर्मल नॉलेज है तो इबादत खाना होता था जहाँ पे अकबर सीखता था चीजें, और फिर वो अपना कई धर्मों का वो करके फिर दीन इलाही अपना धर्म लेके आया था, इस टाइप के जो भी वो किया था। तो ये वाला क्वेश्चन मतलब कहने की बात है,
कुछ कभी कभी आपका ट्रांसलेशन हेल्प कर देता है। इवन जब आप सी सेट वगैरह का पेपर दो ना, वहाँ पे तो कई बार कर देता है। तो ध्यान देना आपका वहाँ पे क्विक रीडिंग वगैरह होनी चाहिए। अब ये है कि यूपीएससी ग्रे एरिया पे नहीं खेलता, यूपीएससी ग्रे एरिया पे नहीं खेलता, मतलब जो उसको नहीं पता उसमें वो नहीं कूदेगा, वो रिस्क नहीं लेगा, तो इसके लिए वो बस सेफ खेल रहेगा। फॉर एग्जाम्पल ये बड़ा क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एंड आर ट्रू? वायरसेस कैन इन्फेक्ट बैक्टीरिया, फंगाई और प्लांट्स। कि मान लिया मेरे को आज इस मोमेंट पे नहीं पता, या मेरे को नहीं पता, या इंडिया में नहीं पता, बट कहीं जर्मनी में बैठा साइंटिस्ट ने पता कर लिया कि ये तो यार पेड़ पे भी करता है, बट हमें यहाँ पे नहीं पता, हमें पता है कि ओनली फंगाई और बैक्टीरिया पे करता है, और आप उस हिसाब से आंसर की बना दो और फिर वहाँ पे दिक्कत हो, पंगे हो जाए। तो इसलिए यूपीएससी आराम से कैन बोल दिया आराम से खेलो, आराम से, क्यों ही भड़क लेनी। तो यूपीएससी सेफ खेलता, ध्यान रखना, सेफ खेलता, इसलिए आपका फायदा है। अब तो थोड़ी वो करने लग रहा है, बट फिर भी इन जनरल आपको ये ध्यान रखना है। अच्छा, ये वाली क्वेश्चन नहीं है, बट आप देखोगे तो हर साल 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो इस वाली चीज को आपका जस्टिफाई करेंगे। किसी भी स्टेटमेंट में बहुत ज्यादा नंबर्स वगैरह दे रखे हैं ना, बहुत ज्यादा नंबर दे रखे हैं भैया, 6.8%, 3% अब लास्ट टाइम थोरियम इनरिचमेंट प्रोग्राम के ऊपर बोल रखा था कि 60% इनरिचमेंट वगैरह के ऊपर। अरे भाई 60% होता है क्या? तो कहीं पे भी नंबर्स वगैरह ज्यादा दे रखे हैं ना, या वो गलत होने के चांसेस बहुत होते हैं यूपीएससी के केस में, ठीक है? तो वो आपको ध्यान रखना है, जहाँ पे भी नंबर्स ज्यादा हो वहाँ पे चीजें बिगड़ने के चांसेस बहुत होते हैं। ऐसे ही दूसरा पॉइंट है कि जहाँ पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे रखी हो, फॉर एग्जांपल एक ही स्टेटमेंट में 4 ऑर्गेनाइजेशंस के नाम दे दिए, तो वो गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। किसी भी स्टेटमेंट में भर के इंफॉर्मेशन होकर रखी है ना पोरिन, तो गलत होने के चांस बहुत ही ज्यादा हो जाते हैं। तो आपको ध्यान देना है कि जहाँ पे भी ज्यादा इंफॉर्मेशन है, जहाँ पे भी नंबर्स है, वहाँ पे भैया एक बार सोचो। अच्छा, अब ये चीज है, बहुत अच्छा पॉइंट है, आज नहीं है कल तो हो सकते हो। आज आप आईएएस नहीं हो, कल तो हो सकते हो, कल हो सकते हो। आज के ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं लगा रहा, आज जो हो आप ठीक है, बट कल आप आईएएस हो गए, बात खत्म। ऐसी ये है कि कहीं पे कुछ चीज नहीं है, वो कल तो हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल ये मान के चलो, इन इंडिया स्टेट गवर्नमेंट डू नॉट हैव द पावर टू ऑक्शन नॉन कोल माइन, नहीं पता, चलो मान लिया मैंने। आंध्र प्रदेश एंड झारखंड डू नॉट हैव गोल्ड माइंस। भैया ये तो देखो, हमने आज तक ये स्टेटमेंट पढ़ी है कि भैया इस जगह पे ये चीज नहीं है। आप यही पढ़ते हो ना कि सोना हमें कहाँ कहाँ मिलता है, कभी ये तो नहीं पढ़ा ना सोना कहाँ कहाँ नहीं मिलता। तो चीजें वो है कि आज मान लिया आंध्र प्रदेश में सोना नहीं है, झारखंड में सोना नहीं है, कल मिल गया तो यूपीएससी तो फंस जाएगा, ठीक है? तो ये वाली स्टेटमेंट हमारी गलत हो गई। राजस्थान हैज आयरन ओर माइंस, राजस्थान के पास अपनी माइंस है आयरन की। हाँ भैया हो सकता है, वहाँ पे अगर आपने देखा हो तो लोहे का लोहार वगैरह बहुत ज्यादा काम करते हैं, तलवार वगैरह मारवा, मतलब लड़ाई वगैरह, और ये तो थी चीजें वहाँ पे। तो भैया ये वाली स्टेटमेंट ठीक हो गई, तो होना नहीं चाहिए। 3 हमारी वैसे कॉमन है ही, अब ये के ऊपर देखना है। तो भैया ये बताओ, स्टेट गवर्नमेंट के पास नॉर्मल ये भी चीज सोचने की है, स्टेट गवर्नमेंट के पास क्या यार कुछ भी हक नहीं होगा यार, कुछ तो होगा ना। एक चीज के लिए परमिशन लेती थोड़ी ना घूमेगी सेंट्रल गवर्नमेंट की, बड़ी चीजों के लिए तो हक मान लिया, इसमें भी मेजर और माइनर वाली चीजें होती है। बट नॉर्मल चीज सोच के देखो कि आपको कुछ नहीं पता, बट इतना है कि यार एक चीज के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को लिखेगी क्या, फाइल ही लगती रहेगी, फिर तो हो लिया काम। तो ये वाली स्टेटमेंट भी गलत है, बच गई हमारी ये 8। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था हमारे पास 4 ऑप्शन है, मतलब ये मान के चलो A, B, C और D। मैंने ये 2 को एलिमिनेट कर दिया कि भैया ये तो होने से रहे, A और B तो नहीं होंगे, बच गए C और D। क्या आपको अटेम्प्ट करना चाहिए?
हाँ, करना चाहिए। इसका एक रीजन बताता हूँ मैं आपको। अपना मैथ, जब आप 50-50% पे आ जाते हो ना, 50-50% पे आ जाते हो, तो अगर मैंने 5 क्वेश्चंस किए, ये मान के चलो मैंने 6 क्वेश्चंस किए 50-50% पे, और ये मान के चलता हूँ कि वहाँ पे भी 50-50% आ गई। बेसिक लो, प्रोबेबिलिटी मान लो, पॉसिबिलिटीज मान लो, स्टेटिस्टिक्स मान लो, 3 मेरे ठीक हो गए और 3 मेरे गलत हो गए। ठीक हुए कितने नंबर मिले मेरे को 6, गलत हुए कितने नंबर कटे मेरे 0.66 करके 2 नंबर हो जाएंगे, ठीक है। बेसिकली मेरे को फायदा हो गया 4 नंबर का। अगर मैं अटेम्प्ट नहीं करता, थोड़ा एपिटाइट पे नहीं लेके आता, तो मेरे को 4 नंबर मिलते नहीं मिलते। तो आपको ये ध्यान देना है भाई कि 50% पे अगर आप आ गए, इवन ये भी है कि एक ऑप्शन भी एलिमिनेट हो रहा है ना, तो आपको रिस्क ले लेना है, आपको फिर वो अटेम्प्ट करना ही करना है। मतलब 50% वाला तो करना ही करना है, और जिसमें एक ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा है वो आपको सोचना पड़ेगा कि करूं या ना करूं। अभी एक चीज हो रही है यार, नॉर्मल सी चीज देखो, अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था, पॉजिटिव क्या होगा, पॉजिटिव पे लेके आएगा रिजल्ट, नेगेटिव चीजें नेगेटिव पे लेके आएगी, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव अप्रोच, पॉजिटिव है पॉजिटिव रिजल्ट देगा, नेगेटिव नेगेटिव रिजल्ट देगा, सिंपल सी बात है। अगर एक पॉजिटिव काम है, उसकी जो भी रिजल्ट रहने वाले क्या पॉजिटिव रहने वाले। एक ये मान लिया कि कोई नेगेटिव काम है, उसके रिजल्ट क्या रहने वाले, नेगेटिव रहने वाले, बस सिंपल सा है। क्वेश्चन अभी आपको समझना पड़ेगा कि कौन सा क्या है। अभी ये वाला क्वेश्चन है MCLR, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लैंडिंग रेट। जो हमारा कोई इकोनॉमी वगैरह का कॉन्सेप्ट रहा होगा, बैंक वगैरह की उसमें आता हमारा, उसमें क्या बोल दिया कि भैया ये वाली चीज है, ये वाली चीज ये बताओ यार कि पॉजिटिव है या नहीं। कुछ भी बैंक वगैरह RBI या कोई भी बैंक इनिशिएटिव ले रही है तो पॉजिटिव सोच के ले रही होगी, नेगेटिव सोच के तो नहीं। अभी एक बार स्टेटमेंट पढ़ते, दीज गाइडलाइन हेल्प improve the transparency in the methodology followed by banks for determining the interest rate on advance। कि भैया कुछ भी जो भी ये हमारी मेथोडोलॉजी है, ये हेल्प कर रही है बैंक का एक अच्छी इंटरेस्ट रेट, जो कि ट्रांसपेरेंट होगी, ट्रांसपेरेंसी बढ़ाएगी उसमें, कि आपको भी लोन सस्ता मिले, उनको भी लोन सस्ता हो, जो भी चीजें है, ठीक है। तो ये भैया पहली बात तो ये बिल्कुल आसान सी स्टेटमेंट लग रही है, बुकिश स्टेटमेंट लग रही है, उस वजह से भी सिलेक्ट हो सकता है। दूसरी चीज ये है पॉजिटिव इनिशिएटिव है तो पॉजिटिव ही है। फिर एक है दीज गाइडलाइन हेल्प इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ बैंक क्रेडिट एट इंटरेस्ट रेट्स व्हिच आर फेयर टू द बोरोर एज वेल एज द बैंक्स। कि भैया उधार लेने वाले को भी अच्छा लगे और देने वालों को भी अच्छा लगे, इस टाइप का कुछ अपना रेट वगैरह वो करती है। भाई ठीक तो है यार, मतलब मिल तो गया चीजें की पॉजिटिव इनिशिएटिव था, पॉजिटिव रिजल्ट दे दिया, बात खत्म। अब उस चीज पे रहा क्या, कुछ किसी की जोर जबरदस्ती है क्या। एक आपसे ना रिक्वेस्ट है, कोई भी क्वेश्चन हो ना उसको एक बार रोक के वीडियो पढ़ लेना और फिर काम करना। मेरी मजबूरी है कि मैं, ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन दिया और 2 मिनट यहाँ पे घूमता रहूं और फिर आपको करूं, उसमें मेरा तो वॉच टाइम और सब कुछ हो जाएगा, बट आपका बेनिफिट नहीं है। आप अपना रोक लेना, कर लेना, बात खत्म। और मैं यही है कि रिपीटेशन वगैरह ज्यादा ना हो, कर रहे हैं। चलो अगला क्वेश्चन, जो भी है भैया रिसेंट टेक्नोलॉजीज है वो पिछले वाली से बेटर होगी। 5G है, उसकी स्पीड ज्यादा होगी या नहीं होगी 4G से। 4G की स्पीड 3G से अच्छी थी या नहीं थी। iPhone 15 है, वो 14 से अच्छा होगा या नहीं होगा, उसका कुछ नहीं कह सकते। हाँ, तो बस यही चीजें ध्यान रखनी है। अब है हमारा ये बड़ा पॉइंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं टकरा ही जाता है साल में 1-2 क्वेश्चन। पहली बात तो एक आपका अभी हेल्प कर दी कोरोना ने इस बार। पहले क्या होता था कि ट्रेंड्स पूछते थे कि कांस्टेंट इंक्रीज हो रहा है या नहीं हो रहा पिछले 10 साल में, 5 साल में, और ये वो। अब कोरोना आ गया तो जो भी एक चला आ रही थी ट्रेंड्स वो ऊपर नीचे हो गए। अब बाई चांस काम था वो नीचे गया, सब कुछ तो GDP वगैरह सब कुछ नीचे गया, वो वाली चीजें है। तो अभी उस टाइप का क्वेश्चन तो नहीं पूछेंगे, वैसे भी पूछ लें तो आपको तैयार होना चाहिए। देखो एक चीज बताता हूँ मैं, मेरे पास बेस ईयर पे 100 था, फिर 100 से 110 हो गया,
ये फिर 120 हो गया और फिर ये 130 हो गया। ठीक, सी सेट का भी क्वेश्चन मान सकते हो इसको। यहाँ पे 10% का इंक्रीज है, यहाँ पे ये मान लो 9% का मान लो, और यहाँ पे 8% का मान लो आप। यहाँ पे 10% का इंक्रीज है, यहाँ पे 9% का मान लो, और यहाँ पे कितने का है 8% का मान लो। ठीक, चीजें जो नंबर्स है ना वो तो कॉन्स्टेंटली स्टेडीली इंक्रीज डिक्रीज हो सकते हैं, रेट वगैरह नहीं हो सकती, बस ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, तो क्या ध्यान रखना है, एब्सोल्यूट जो भी ग्रोथ है नंबर्स में तो हो सकती है, डिक्रीज हो गया इंक्रीज हो गया, रेट्स वगैरह में बहुत मुश्किल है, तो ये ध्यान रखना है। क्या पॉइंट है, नंबर्स वगैरह है वो स्टेडीली इंक्रीज और डिक्रीज हो, स्टेडीली का मतलब ये है कि लगातार कांस्टेंट इंक्रीज हो रहा था इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा था डिक्रीज हो रहा है, और रेट वगैरह में बहुत ज्यादा दिक्कत है, बहुत ज्यादा दिक्कत है, बस ये ध्यान रखना आपको पॉइंट, काम आपका चल जाएगा। अच्छा सॉरी, एक बार ये क्वेश्चन देखते हैं। द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ रियल ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट हैज स्टेडीली इंक्रीज इन द लास्ट डिकेड। 2016 का क्वेश्चन आई थिंक ये, तो क्या पता होगा अभी। रेट है, रेट क्या बताया अभी अभी कि भैया चांसेस नियर टू जीरो है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट जीरो है। द ग्रोस डोमेस्टिक जीडीपी एट मार्केट प्राइस हैज स्टेडीली इंक्रीज्ड इन द लास्ट डिकेड। भैया नंबर है तो इंक्रीज होगा, मतलब हो सकता है, तो इसके हाई चांसेस है। हम 2005 में जो हमारी रही होगी जीडीपी, 2006 में उससे ज्यादा रही होगी, 2-2.5-1% का तो इंक्रीज रहता ही है नॉर्मल, तो धीरे धीरे बढ़ के बड़ी होगी, ज्यादा कम हो पता नहीं, बट बड़ी जरूर होगी। ये बड़ा बहुत अच्छा पॉइंट है। एक अच्छा राजा अच्छी पॉलिसीज लेके आएगा और अच्छे ही विचार रखेगा, मतलब जो थॉट प्रोसेस होगा अच्छा होगा, थॉट प्रोसेस अच्छा तो उसकी पॉलिसीज में भी दिखेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कृष्णदेवराय का नाम सुना है, विजयनगर, राइट, तो उसने क्या क्या काम किया होगा, जो भी किया होगा अच्छा ही किया होगा, इसलिए तो हम इतना सुनते हैं, नहीं तो हम क्यों याद रखते हैं। द टैक्स रेट ऑन लैंड वाज फिक्स्ड डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ द लैंड यूज। बिल्कुल करेक्ट भाई, कि यार ऐसा थोड़ी ना कि कुछ भी है। आज भी अगर आप गांव वगैरह में जाके देखोगे, अगर ये हमारा गांव है, मान के चलो ये गांव मान लिए, कुछ तो खेत यहाँ पे है, कुछ यहाँ पे है, और कुछ यहाँ पे मान लिए, इनका रेट अलग होगा, इनका अलग होगा, इनका अलग होगा, क्यों, प्रोडक्टिविटी के हिसाब से। ठीक है, ऐसे उस टाइम पे रहा होगा, तो भैया उसने क्या किया, वहां वालों का कम है, वहां पे आप अपना कम टैक्स देना है क्योंकि वहां पे प्रोडक्टिविटी कम है, यहाँ वालों को ज्यादा देना है क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्टिविटी ज्यादा। ऐसा नहीं है कि वन साइड फिक्स ऑल कर दिया कि सब बराबर देते घूमो। प्राइवेट ओनर ऑफ वर्कशॉप पेड एंड इंडस्ट्रियल टैक्स वो तो आज भी देते, उस टाइम पे भी दिया होगा, इतना दूसरा सोचा होगा, इतना ग्रोथ की तो कहीं ना कहीं तो टैक्स के पैसे आए होंगे, तो प्राइवेट ओनर्स जो भी इंडस्ट्रियल उन्होंने करवाया होगा। तो ये था हमारा राजा के वगैरह की बात, कि उसकी पॉलिसीज वगैरह अच्छी रही होगी। आज भी तो हम जो भी प्राइवेट जो ओनर है वर्कशॉप वगैरह के, उनसे पैसा लेते हैं टैक्स में, अच्छी चीज इसलिए तो ले रहे हैं ना। अच्छा जैसे एक चीज है कि भैया प्रीलिम्स क्रैक करने के लिए क्या चाहिए भाई, औजार बुक पढ़नी पड़ेगी जब जाके क्लियर होगा। भैया ठीक ठाक नॉलेज हो, उसके बाद आपकी मेहनत हो कि आपको सब कुछ याद भी हो, उसको आप रेप्लिकेट भी कर पाओ चीजों को, और लास्ट में आपकी कॉमन सेंस है, आप उसमें किस माइंडसेट से गए हुए हो और आप किस हिसाब से वहां पे एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे हो। ठीक है, तो आपको यही ध्यान रखना है कि यू आर मोर देन सफिशिएंट। बेसिक बुक्स पकड़ो, बेसिक एरिया, वहां पे गलत मत करना, आगे अपने आप चीजें खुद सेट होती चली जाएगी। कभी इस पे मैं आराम से बात करूंगा कि कोई भी एग्जाम क्लियर करने के लिए क्या चाहिए होता है, बट बेसिक यही है, आराम से बेसिक नॉलेज हो, आपकी मेहनत हो, और लास्ट में आपका एक काम माइंड
पर आपका वहाँ पे कॉमन सेंस, प्रेजेंस ऑफ माइंड। कुछ ना साइंस एंड टेक के, एग्रीकल्चर या ज्योग्राफी के क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि हम ना ओनली इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में सोचने लगते हैं। जैसे हम अपने आप को जिंदगी में इम्पोर्टेंट मान लेते हैं ना कि दुनिया ही हमारे अराउंड घूम रही है, वैसे ही हम मान लेते हैं कि इंडिया के ही अराउंड सारी दुनिया घूम रही है। नहीं भाई, ऐसा नहीं मानना। कुछ चीज है उसको पूरे उस पे मान के चलना है। फॉर एग्जाम्पल, ओजोन लेयर डिप्लीट होने लग रही है, इंडिया के ऊपर तो नहीं हो रही ना, बट ये बोल दूं मैं, एक स्टेटमेंट आई, ओजोन लेयर इज डिप्लीटिंग। नहीं यार, इंडिया के ऊपर तो नहीं हो रही। ये यूपीएससी तो इंडिया का एग्जाम है, वो थोड़ी ना पूछेगा मार दो काटा उस स्टेटमेंट, गलत हो जाएगा ना। तो ऐसे ही हमें जो चीजें हैं वो ओवरऑल पर्सपेक्टिव में सोचनी है, ना कि ओनली इंडियन ओरिएंटेड। ध्यान रखना भाई ये ट्रिक। उसके बाद भाई बड़ी बड़ी बातें जो भी होगी ना, बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी चीजें जो इसमें स्टेटमेंट्स वगैरह में बोल रखी होगी, हैवी वोकैब यूज कर रखी होगी, पॉजिटिव सेंस वाली, ऑफ कोर्स वो ज्यादातर करेक्ट होती है। कि लोगों का जैसे हो गया पीपल पार्टिसिपेशन हो गया, डिसेंट्रलाइजेशन के ऊपर बात हो गई, अब बॉटम अप अप्रोच हो गई, मतलब आपको ना वो फील आएगी हाँ यार ये तो यार अच्छी अच्छी बातें हैं, हैवी हैवी वोकैब है, तो आप वो जनरली ठीक ही होती है। अब इसका पीछे हमने एग्जांपल देखा भी था, ये वाला हो गया यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशंस टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन, कि भैया मरुस्थलीकरण ना हो उसको करने के लिए यूनाइटेड नेशन ने कॉन्फ्रेंस वगैरह जो कन्वेंशन वो करवा ली, ठीक है। ये इट्स एम टू प्रमोट इफेक्टिव एक्शन दो इनोवेटिव नेशनल प्रोग्राम्स एंड सपोर्टिव इंटरनेशनल पार्टनरशिप। पहली बात तो जर्नलाइज स्टेटमेंट और इतनी हैवी वोकैब है, हाई चांसेस ये ठीक होगी, हाँ ये ठीक है। It has a special particular focus on South Asia and North Africa regions, and its secretaries facilitate the allocation of major portion of financial resource to these region। पता नहीं भाई, मेरे को नहीं पता ये ठीक है या नहीं है, क्योंकि मेरे को नहीं पता ये एशिया की बात हो रही है क्या हो रही है। It is committed to bottom up approach, encouraging the participation of the local people in the combating the desertification। मतलब 1 और 3 तो मेरा ठीक है ही है, अब 2 के ऊपर बात रहेगी, ये आपको कॉल करना पड़ेगा कि ये ठीक है या नहीं है। तो आप 50-50 पे आगे ले सकते हो रिस्क। इन 2 स्टेटमेंट्स पे ज्यादा नहीं सोचना, इसके ऊपर सोचना। आप आया समझ में? जर्नलाइज स्टेटमेंट, हैवी हैवी वोकैब, ये हो गई ठीक, बच गई ये, इसके ऊपर सोचो। पहले आपको 3 में सोचना पड़ता, अभी आपको बस 1 में सोचना है। यूपीएससी के ना कुछ अच्छे अच्छे टॉपिक है, मतलब एक होता ना फेवरेट, भाई इनमें से तो क्वेश्चन रिपीट कर ही दूंगा मैं। जैसे ये हो गया एक, जैसे अपना पॉलिटी का है, पॉलिटी में पार्लियामेंट से क्वेश्चन आते ही आते हैं, रिट्स वगैरह से भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, शेड्यूल्स वगैरह से भी है। फिर अगर हम इन्वायरमेंटल की बात करें तो वहाँ पे अपना जैसे सोलर वगैरह की कोई बात हो रही होगी ना कहीं पे, वहाँ पे क्वेश्चन ले आएगा। हिस्ट्री में सबसे प्रिय कौन? महात्मा गांधी जी, हर साल 1 या 2 क्वेश्चन उनके ऊपर आ जाता है। तो फेवरेट टॉपिक है, आप वहाँ पे उन पे ध्यान देना पड़ेगा। ये वाला पहले भी आ गया कि जो भी गवर्नमेंट इनिशिएटिव है वो पॉजिटिव रहेगा और पीपल पार्टिसिपेशन रहने वाला है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव है ऑलवेज पॉजिटिव, और अपना जो भी लोगों का पार्टिसिपेशन उसमें रहेगा। ये वाला है सीड विलेज कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या रहने वाला है कि लोगों को सीड विलेज कॉन्सेप्ट है कि लोग मिलेंगे, अच्छा अच्छा सीड बनाएंगे और आगे अपना बेनिफिट उठाएंगे। तो जो भी इनिशिएटिव है वो पॉजिटिव रहने वाला है। देख लेना एक बार ये क्वेश्चन आप, ये वाला वही है। अगर बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रखी है तो आपके लिए आसान है क्वेश्चन टैकल करना। थोड़ी देर पहले मैंने बताया भी था, फाइनेंस और नीति आयोग का ये काम नहीं है, और इवन जो ये अपनी रिफॉर्म कमीशन होती है ये भी एक बार पढ़ के हट जाती है। बच गई जो ऊपर वाली कमेटी है उनका काम होता है ये देख मतलब कहने की बात है, जब भर भर के अपना इंफॉर्मेशन दे रखी है तो ये मान लो कि आपको कहीं ना कहीं के ऐसे हिंट्स मिल जाएंगे, हिंट मिलेंगे, आपका काम चल जाएगा। आगे एक क्वेश्चन और उसमें और दिखाऊंगा मैं आपको पार्ट, मतलब जहाँ पे भी यही वाली चीज है। देखो ये पॉइंट आएगा, बार बार रिपीट कर रखा मैंने भी और अलग अलग वे में किया मैंने, बट चीज वही है। गवर्नमेंट होगा, पॉजिटिव इनिशिएटिव होगा और लोगों की पार्टिसिपेशन होगी, बात खत्म, लोगों की भलाई के लिए होगा। ये पॉइंट नोट कर लो, बात खत्म। ये एक चीज मैं जरूर बताना चाह रहा हूँ मैं, ये मत मान लेना ये ट्रिक्स वगैरह आपके बहुत ज्यादा काम आ जाएगी।
थोड़ी बहुत काम आएगी, बट उससे पहले आपको प्रिपरेशन तो करनी ही पड़ेगी। बेसिक जो बुक्स है वो पढ़नी पड़ेगी, सब कुछ करना। ये कम्प्लीमेंट्री हो सकता है, सप्लीमेंट्री हो सकता है, बट ये वो नहीं है, सब्स्टिट्यूट नहीं है, ठीक है। आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आपको ये वाला क्वेश्चन नहीं आता तो नहीं आता, अगर आपने ये लक्ष्मीकांत वगैरह से नहीं पढ़ रखा तो नहीं पढ़ रखा। नो कॉन्फिडेंस मोशन कहाँ पे आएगा भैया, लोकसभा में ही आएगा, ठीक है। और अपना नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में कहीं पे मेंशन कर रखा है, नहीं कर रखा। जो भी चीजें है वो आपको पता होनी चाहिए। अब उस चीज में आप वो नहीं कर सकते कि भैया ये वाली बेसिक इंफॉर्मेशन में ये तो छोड़ के जो गया हुआ हूँ, ये नहीं आने वाला। नो कॉन्फिडेंस मोशन इस कॉन्स्टिट्यूशन में है या नहीं मेंशन पता होना चाहिए। कहाँ पे हो सकता है इंट्रोड्यूस, पता होना चाहिए, बात खत्म। वहाँ पे आप ट्रिक्स लगाने की नहीं सोचोगे मैं ट्रिक्स लगाऊं। अच्छा, यही वाली एक चीज थी एक तो वही था कि माइंस एंड मिनरल्स वगैरह हो। एक हमने राजस्थान वाला देखा था ना, राजस्थान में आयरन ओर है, झारखंड और आंध्र प्रदेश में गोल्ड माइन नहीं है, कुछ इस टाइप की चीज थी। ऐसा ही क्वेश्चन ही है, माइंस मिनरल्स ओर्स मे नॉट बी प्रेजेंट टुडे बट टुमारो कैन। बाद में वो हो सकते हैं, आज हमें पता ना चला बट आगे हो सकते हैं। जैसे अब इसमें बोल दिया कि सेल गैस है सेल गैस है, वो कहाँ कहाँ मिलती है, जो भी वैक्सीन है, जो भी इन्होंने दे रखे है, उन हर जगह मिलेगी। आज नहीं मिल रही तो क्या पता कल मिल जाए, ज्यादा नहीं थोड़ी मिल जाए, बस हो गया, बात खत्म। तो आज के ऊपर हम कम बात करते हैं, उस पर ज्यादा बात करते हैं। एक चीज ये है कि वही वाली बात है कि ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रखी है, एक जगह घुसा रखी है, तो चांसेस है कि वो गलत हो। जैसे इस वाले उसमें अगर हम बात करें, जैसे यूएनईपी और यूनेस्को का ईयर था और एक इनिशिएटिव है, ये वाली स्टेटमेंट गलत है। बस चांसेस ये है कि कई बार होता है कि जहाँ पे ज्यादा घुसा रखा वो गलत हो ज्यादातर, तो वहाँ पे आपका ध्यान होना चाहिए, काम चल जाएगा। ये वाली चीजें वो है कि भैया जो बहुत ज्यादा एक सब्जेक्टिव और ब्रॉड स्टेटमेंट हो ना, जो नॉर्मल लग रही हो, ब्रॉड हो, ज्यादा लोगों को इन्वॉल्व कर रही हो, ज्यादा बड़े एरिया को कर रही हो, वो ज्यादातर ठीक होती है, ज्यादातर ठीक होती है। जैसे ये वाला है नालसा को लेके, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, इसका क्या है, इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड फ्री एंड competent legal services to the weaker section of the society on the basis of equal opportunity। कि भैया नालसा का क्या है कि भैया सब लोगों को लीगल सर्विस मिले, ठीक है भैया। इट इश्यूज गाइडलाइन फॉर द स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटीज टू इम्प्लीमेंट द लीगल प्रोग्राम एंड स्कीम थ्रू आउट द कंट्री। जो नालसा है नेशनल लेवल, वो स्टेट लेवल को बोलती है कि भैया तुम अपना करो, पूरे उसमें होना चाहिए। हाँ भाई ठीक है, ये डिस्ट्रिक्ट वालों को बोलते हैं, ऐसे मतलब चला रहता है। तो आपको क्या है भैया, ब्रॉड स्टेटमेंट होगी, ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे लिख दिया वुमेन ओनली कुछ भी, तो ब्रॉड स्टेटमेंट है, वीकर सेक्शन है, बात खत्म। एक बुकी स्टेटमेंट भी लग रही है। एक चीज और बताना चाह रहा हूँ मैं इसमें, ऐसा नहीं है कि कोई एक ट्रिक है अकेली एक टाइम पे काम आ रही है, क्या पता उसमें कई सारी चीजें फैक्टर्स इन्वॉल्व हो रहे हो, ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी। बस ये है कि आपको पता होना चाहिए ये फैक्टर है, कोई भी कहीं पे भी काम आ सकता है, मल्टीपल कॉम्बिनेशंस ऑप्शन में। ये है कि वही है कि आपको अपनी स्टेटमेंट में पॉजिटिव दिखाना है, आंसर है पॉजिटिव ढूंढना है, पॉजिटिव ढूंढना है। मतलब कोई भी स्टेटमेंट्स है उनमें आप पॉजिटिव निकालने की ट्राई करो कि भाई इससे मैं क्या पॉजिटिव निकाल सकता हूँ। फॉर एग्जांपल ये मान लो पीसा एक्ट था पंचायत एक्सटेंशन टू स्टूल एरियाज 1996 में आया, उसका कौन सा फीचर या ऑब्जेक्टिव नहीं था भाई, सेल्फ गवर्नेंस। हाँ भैया ठीक है, लोग वहाँ के जो लोग हैं पंचायत का तो सेल्फ गवर्नेंस वाला ही आ गया, ट्रेडिशनल राइट क्योंकि शेड्यूल एरिया की बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद है टू क्रिएट ऑटोनोमस रीजन इन ट्राइबल एरियाज। ऑटोनोमस रीजन्स इतना तो यार नहीं होगा, ये तो थोड़ा एक्सट्रीम टाइप की नहीं आ रही फिर। हाँ फिर देख लेते भैया, टू फ्री ट्राइबल पीपल फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन। हाँ भैया उनको तो एक्सप्लॉयटेशन से तो बचाना ही है, इसलिए तो ये कर रही है गवर्नमेंट, इतनी स्टेप्स ले रही है, तो आंसर विल बी 3। तो चीज वो है यार, आपको ना थोड़ा पॉजिटिवनेस फील करनी है। अब ये जरूरी नहीं है कि आपने पढ़ रखा हो, कितनों ने ही पढ़ा होगा कि ऑब्जेक्टिव ऑफ पीस एक्ट 1996 आंसर दिया होगा लोगों ने,
क्योंकि कॉमन सेंस। अच्छा ये बताओ, जैसे अपना नाम है, हमारे राकेश, मोहन, इस टाइप के नाम रहते हैं, वहाँ पे रहते हैं मिचेल, एडम, मतलब अपने यूएस वगैरह में वहाँ पे उस टाइप के नाम है, यहाँ पे ये नाम है। तुम उसमें साउथ साइड जाओगे तो अलग नाम है, अगर आप नॉर्थ ईस्ट में जाओगे वहाँ पे अलग नाम है। मतलब कहने की बात ये है कि स्पेसिफिक होते जा रही है ना चीजें। यहाँ पे मतलब हिंदी रिलेटेड या कंट्री रिलेटेड नाम है, अब वहाँ पे उनके हिसाब से नाम है। तो यही चीज है। जैसे ये वाला क्वेश्चन एक बार देखना कि GL10 ग्रीस्ड लाइटनिंग 10 जो भी है वो किस न्यूज में था। इलेक्ट्रिक प्लेन टेस्टेड बाय नासा हो सकता है भाई, क्या पता। सोलर पावर 2-सीटर एयरक्राफ्ट डिजाइन्ड बाय जापान, यार जापान वाले होते तो इंग्लिश में नाम थोड़ी ना रखते। स्पेस ऑब्जर्वेटरी लॉन्च्ड बाय चाइना, अच्छा चाइना इतना बड़ा लॉन्च करेगा और नाम रखेगा इंग्लिश में। रियूजेबल रॉकेट डिजाइन्ड बाय इसरो, इसरो करेगा भैया, और फिर वो नाम उसका इंग्लिश में रखेगा। नहीं भाई, तो ये तीनों ऑप्शन कट जाएंगे, बच जाएगा ऊपर वाला। इतनी आसान है ना? हाँ आसान है, बट इसको यूज करना मुश्किल। जब तक आप इसको इंटरनलाइजेशन नहीं करोगे ना चीजों का, जब तक बात नहीं बढ़ेगी। एक काम करना भाई, ये मैं PPT PDF वगैरह दूंगा, इसको ना अपने हाथ से लिख लेना। जब तक लिखोगे नहीं ना एक एक चीज को, एक एक पॉइंट जो ये रेड टाइप में दे रखा है, इसको लिख लोगे, थोड़ा सा इंटरनलाइजेशन होगा, 1-2 बार वीडियो देख लोगे, आ जाएगा। इस टाइप का मेरा प्लान है। ये 2013 से लेके 2023 तक सारे के सारे पेपर्स में मैं दिखाऊं कि कैसे कैसे इस क्वेश्चन में कैसे यूज हो रहा है, इस क्वेश्चन में कैसे यूज हो रहा है, इस क्वेश्चन में कैसे यूज हो रहा है। तो प्लान है, देखते हैं, अच्छा रिस्पॉन्स आया तो वो भी कर लेंगे। बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे इस टाइप की उसमें होता था कि 1 3 1 2 4 2 3 4 1 2 3 4 जो भी, बट ये होता है कि एक पूरा पजल है। पजल में हमने एक चीज वो कर दिया ना, नोट खोल दिया अपना, तो सोल्व होता चला जाता है। ऐसी ही चीज है भाई इन क्वेश्चंस की, यूपीएससी वालों की। जरूरी नहीं है 4 चीज हमें पता हो, बट एक चीज हमें पता चलेगी तो क्या हो, आंसर निकल जाए। जैसे ये वाला क्वेश्चन हमने पीछे देख लिया था, सस्टेनेबल शुगर केन इनिशिएटिव, उसमें क्या हुआ था, नो फर्टिलाइजेशन, मतलब देयर इज नो एप्लीकेशन ऑफ केमिकल और इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर एट ऑल इन दिस, एट ऑल नो। तो क्या हुआ, ये वाली स्टेटमेंट गलत हो गई। तीसरा एलिमिनेट होते ही ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया, बच गया आंसर भी। तो आपको बस एक है पजल है, वो सोल्व करना है। एक बार आप हल्का सा वो मिल गया, निकल जाओगे आप आगे। अब इसका प्रैक्टिस करना, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द डिस्क्रिशनरी पावर गिवन टू द गवर्नर ऑफ द स्टेट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, एक बार इसको आराम से देख के प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन पढ़ना आराम से, मजा आएगा। डिस्क्रिशनरी पावर पूछिए गवर्नर की, वही है, बड़ा सा लग रहा है, देखते हैं। सेंडिंग ए रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया फॉर द इंपोजिंग ऑफ द प्रेसिडेंट रूल। हाँ भाई ये तो नॉर्मल है कि गवर्नर ही तो रिपोर्ट भेजता है। अपॉइंटिंग द मिनिस्टर, भैया अपॉइंट वो अपनी मर्जी से थोड़ी ना करता। तू आ जा भाई, तेरे को मैं मिनिस्टर बना रहा हूँ, उसको तो सीएम बताएगा कि सर ये है, इसको हम अपना ये मंत्री बना रहे हैं, आप इसकी ओथ वगैरह करवा दो। ये तो ये तो है ही नहीं भाई उसकी। दूसरा ऑप्शन निकला, ये भी निकला, ये भी निकला, ये भी निकला, ये बच गया, बात खत्म। है ना आसान? बस आपको चीजें ढूंढनी है भाई, किस चीज पे माथा मारना है, किस चीज पे। लोग ये होता है कि 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन है, आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो लगभग 80 90 तो एटलीस्ट आपके अटेम्प्ट होने चाहिए। अगर आप बिल्कुल ही 50 अटेम्प्ट करके आ रहे हो कि भैया इतना ही आता है मेरे को और 50 के 50 मेरे ठीक हो जाएंगे, नहीं भाई नहीं होने वाले, फंस जाओगे। कहने की बात है कि आपको रिस्क लेना पड़ेगा। हाँ कितना लेना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी एक्यूरेसी ठीक है, मेरा जो पढ़ा था वो आ गया और ठीक है मेरा काम चल जाएगा, तो ज़्यादा रिस्क मत लो। अदरवाइज थोड़ी एपेटाइट उस टाइप का होना चाहिए कि रिस्क लेना है। बिना रिस्क लिए कुछ नहीं होने वाला। वो हर्षद मेहता वाली सीरीज में था ना, रिस्क है तो इश्क है, तो वो बड़ा करना पड़ेगा। यूपीएससी गैम्बल नहीं करती भैया, जुआ नहीं खेलती। अगर कुछ चीज फ्यूचर में चेंज हो सकती है तो उसको कर लेती है ज्यूम और साइड में बैठ जाती है। एक आध क्वेश्चन होते हैं डिस्प्यूटेड हर साल, जिसमें पंगे भी होते हैं, आंसर की में भी वही होता है, फिर कुछ फर्क नहीं पड़ता उनको।
उनको छोड़ दो क्योंकि उनसे फर्क भी नहीं पड़ने वाला। बट आपको अपना नॉर्मल ये होना चाहिए कि गैम्बल नहीं करती यूजुअली जो क्वेश्चन ऐसा लगे। अब ये वाला क्वेश्चन है मेरे को ना सबसे अच्छा क्वेश्चन ये लगता है, कॉमन सेंस को अवॉइड करती है यूपीएससी। ये वाला क्वेश्चन एक बार ना ये देख लेना आपको और फिर इसका आंसर आना चाहिए कि भैया जो भी ई वेस्ट है हमारा उसमें से कौन सा इसका वो नहीं होता, पार्ट नहीं होता या कंप्यूटर वगैरह में वो नहीं मिलता। ठीक है, ये हो गया बेरिलियम, कैडमियम, क्रोमियम, हेप्टाक्लोर, मरकरी, लेड, प्लूटोनियम। यार ये चीजें पड़ी होगी कि ई वेस्ट में ये मिलता है ये नहीं मिलता, यार ये तो मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे चीज आप अपना आराम से इस क्वेश्चन को रोक के सोचना फिर समझ में आएगा। अगर आप ध्यान दोगे ना ये प्लूटोनियम है, प्लूटोनियम तो रेडियो एक्टिव है और रेडियो एक्टिव को कंप्यूटर में कोई देगा जगह, हमें अच्छी चीज मिली है सर बट है रेडियो एक्टिव, सर इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, सर ये है तो जहर। ऐसी चीजों को कोई यूज करने देगा ना, गवर्नमेंट करने देगी ना कोई अपना कॉर्पोरेशन यूज करेगी। तो ये रेडियो एक्टिव है। अगर मैं इस रेडियो एक्टिव को मैंने पकड़ लिया और मैंने एलिमिनेट कर दिया, ये भी गया ये भी गया ये भी गया, बच गया बीच वाला, बात खत्म। सेकंड ऑप्शन कॉमन सेंस को रिवॉर्ड करती है यूपीएससी, ये आपको ध्यान रखना है। एक चीज और है कि आपका लॉजिक होना चाहिए, नॉलेज तो है ही है काम बट लॉजिक पे ज्यादा फोकस है। मतलब आपका ना ये बिल्कुल है रट्टाफिकेशन प्लस एप्लीकेशन पार्ट, ये यूपीएससी चाहती है आपसे उस चीज पे आपको ध्यान देना है। अब फॉर एग्जांपल ये है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग लीफ मॉडिफिकेशन ओकर्स और ओकर इन डेजर्ट एरियाज टू इनहिबिट वाटर लॉस। अभी आप कभी राजस्थान गए हो या कहीं पे भी ऐसे एरिया में गए हो जहाँ पे पानी की कमी हो, वहाँ पे आप ये कैक्टस वगैरह देखोगे। कैक्टस वगैरह वहाँ पे पत्ते दिखेंगे आपको? नहीं दिखेंगे भैया, वहाँ पे आपको कांटे दिखेंगे। वही ना, हार्ड एंड वैक्सी लीव्स जो उनका होता है, अगर आप तोड़ो भी गए उसमें से वैक्स वगैरह निकलेगा। वो चीज आप कभी देखी होगी, बचपन में सुना होगा या वो, बस बात खत्म। वहां से आपका टाइनी लीव्स होंगे या होंगे ही नहीं, पत्ते वगैरह आप देखते ही नहीं होंगे, या होते हो तो बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं कि सरफेस एरिया कम हो, इवेपोरेशन कम हो। थ्रोन्स इंस्टेंट ऑफ लीव्स, वही पत्ते नहीं होते, कांटे वगैरह होते हैं। यही तो चीज होती है। कैक्टस वगैरह में भी यही तो देखते हैं। कैक्टस आपने देख तो रखा ही होगा फोटो, बस उसको एज्यूम कर लो, काम चल गया आपका। यही तो लॉजिक है। अच्छा, ये वाले क्वेश्चंस अभी आए हैं कि स्टेटमेंट एंड एक्सप्लेनेशन, जो अभी नया इन्होंने 2 साल से 2022-23 से पकड़ा है। ये वाले क्वेश्चंस ऐसे है भाई जो आपके लिए आसान भी हो सकते हैं, मुश्किल भी हो सकते हैं। ये स्टेटमेंट है, ये दूसरी स्टेटमेंट है। पहली बात तो ये देखो कि ये करेक्ट है इनकरेक्ट है। अगर आपको कोई फंस रहा है कि भैया ये इनकरेक्ट है करेक्ट है, तो आप बच गए भाई। ठीक है, पहली बात तो आपका क्या होना चाहिए थॉट प्रोसेस की, मेरे को बस ये देखना है कि करेक्ट कौन सी है, नॉन करेक्ट कौन सी है। तो आपको अगर पता चला कि पहले वाली इनकरेक्ट है तो दूसरे वाली देखो ही मत, क्योंकि एक करेक्ट है एक इनकरेक्ट है, ऐसा नहीं है कि दोनों इनकरेक्ट वाला है या जो भी चीज है। तो पहले तो आपको क्या देखना है, पहले आपको क्या देखना है, करेक्ट या इनकरेक्ट पे बात करनी है। ठीक है, उसके बाद आपको बात करनी है कि अगर दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है तो एक्सप्लेनेशन है या नहीं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, दोनों स्टेटमेंट के बीच में बिकॉज लगा दो भाई, क्योंकि लगा दो। अगर आपका वो पूरा सेंटेंस बन रहा है ना तो इसका मतलब एक्सप्लेनेशन है, अदरवाइज नहीं है। तो फिर रिपीट करता हूँ, पहले आपको क्या देखना है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट इनकरेक्ट। एक भी इनकरेक्ट है तो आपका काम चल गया, ऑप्शन सिलेक्ट हो जाएगा सी या डी में। फिर आपको देखना है अगर दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है तो एक्सप्लेनेशन है या नहीं है। वो कैसे देखनी है, बीच में क्यों की लगा दो, बिकॉज लगा दो। ठीक है, सिंपल सा है, इतना तकलीफ नहीं देते जितना आप मान के चल। अब फिर क्या है कि भैया ओनली वन ऑप्शन करेक्ट, ओनली 2, ओनली 3, नन, कुछ इस टाइप की जो चीजें आ रही है ना भाई, ये देखो है तो सबके लिए मुश्किल, सबके लिए मुश्किल है। बट कभी कभी हम लाइफ में ना नेगेटिव देखते देखते पॉजिटिव देखना भूल जाते हैं। अभी इस चीज में क्या आपके लिए थोड़ा सा पॉजिटिव ये है कि मैंने ना स्टेटमेंट 1 दी, 2 दी, 3 दी। फिर यही है कि ओनली 1 स्टेटमेंट करेक्ट, ओनली 2, ओनली 3 और नन करेक्ट। अब चीज ये पता चली मेरे को ना, मेरे को लगा यार ये 2 स्टेटमेंट ठीक और मैंने ये ऑप्शन चूज कर दिया।
ठीक, मेरे को लगा कि ये गलत है, ये दोनों ठीक है, मैंने चूज कर दिया, बाई चांस आपका आंसर ठीक हो गया। जबकि जबकि आंसर प्रॉपर कौन सा होना था, आंसर होना था ये और ये गलत थी। अब उसमें आप थोड़े से सेफ साइड में हो कि मेरे को पता भी नहीं था, बाई चांस मेरे दिमाग में दो अलग स्टेटमेंट ठीक थी, पर दो हो गई जैसे तैसे ठीक, चाहे ऊपर वाली हुई या नीचे वाली हुई, तो वहां पे भी आपको थोड़ा सा प्लेइंग फील्ड तो दिया खेलने का। ऐसा नहीं है कि यूपीएससी वालों ने बिल्कुल ही आपको हैंडीकैप कर दिया हो, बस उसको पॉजिटिवली आपको सोचना पड़ेगा। और मेन चीज ये है कि थोड़ा रट्टाफिकेशन, थोड़ा अपने कॉन्सेप्ट्स वगैरह पे, एलिमिनेशंस वगैरह पे जो बेस्ड होता था उनको छोड़ के कॉन्सेप्ट वगैरह पे आना पड़ेगा। ये तो कुछ नहीं है, वही है, सम अप था, देख लेना। कुछ पॉइंट मैंने बाद में ऐड किए हैं, वो अपना कर लेना आप ऐड लोग, नहीं तो काम चल जाएगा आपका। तो अभी यही है कि एक या दो बार इसको देख लेना है, अपने खुद थोड़े नोट्स टाइप के बना लेना है, और वहां पे जाके आराम से शांति से पेपर देना है। पढ़ो, आगे बढ़ो, बात खत्म। तो एंजॉय द जॉय ऑफ लाइफ। थैंक यू वेरी मच।